कि पाकिस्तान के अंदर जो शोबिज़ जर्नलिज्म है उसे पस्त तरीन सिन्फ या बीट या शोबा समझा जाता है। वो एक आपके मुर्शिद का किरदार बनता है। मैं उनकी ज़िंदगी में कहता कि आप मेरे मुर्शिद हैं तो मुझे एक थप्पड़ रसीद करते। हमने बरसग़ीर के ज़रख़ेज़ माजी को ऑन नहीं किया। आर्ट बेमकसद भी हो सकता है। जो चीज़ टेंजिबल नहीं है, जिसको गिरफ्त नहीं किया जा सकता, आप उस पर हतमी कैसे हो सकते हैं? ये फिक्शन तो झूठ है, घड़ी हुई कहानी है। फिक्शन है वो आपका एक मुतवाज़ी तारीख़ है। डिजिटल किताब जो है वो प्रिंटेड किताब के अगेंस्ट नहीं है, उसके ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि उसको कॉम्प्लीमेंट करती है। मैं कहता हूँ चाय के होटल पे जहाँ 4 लोग मिले और एक किताब पे बात करें, वहाँ उस किताब की तकरीबन रुनुमाई हो गई। जब यहाँ से बरतानवी ओहदेदारान गए तो उन्होंने जाते हुए लियाकत अली ख़ान साहब को, जो पाकिस्तान में मौजूद कम्युनिस्ट थे, उनकी एक फ़हरिस्त दी। कराची के मुकदमे को आप कैसे देखते हैं? कराची बिल्कुल मेरे जैसा है, ज़ख्मी, बदहाल, उदास, मायूस, लेकिन चलता चला जाए। महाजिर कौमियत पे आप यकीन रखते हैं? हमने सिंधी उर्दू बोलने वालों को साथ साथ आगे बढ़ते हुए देखा। मुझे ऐसा लगता है कि चूड़ियाँ फिल्म के बाद जो उर्दू सिनेमा धीरे 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 आगे बढ़ रहा था, उस पर ज़र्ब लगी और दोबारा से पंजाबी सिनेमा की वापसी हुई। इंडियन फिल्म्स के अंदर ये कुव्वत है पाकिस्तानियों के लिए कि वो उन्हें खींच के लाएंगी सिनेमा घरों में। शाहरुख खान को आप ख़ास तौर से बहुत ग्लोरीफाई करते हैं। मेरी उससे एक वाबस्तगी है, एक उनसियत है, लेकिन मैं उसे क्रिटिसाइज़ करता हूँ। तो वो ये तवक्को नहीं करती कि आप बौने दिखाई दोगे, और ये तवक्को नहीं करती कि आप यंग दिखाई दोगे। वो तवक्को करती है कि आप एवेंजर्स बनाओगे, वो तवक्को करती है आप बाहुबली बनाओगे। अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप? मैं फसीहुद्दीन अदीब ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से एक और दिलचस्प पॉडकास्ट के साथ हाजिर हूँ। आज हमारे साथ जो दिलचस्प शख्सियत मौजूद हैं, उनके कई रूप हैं। उनके साथ बात होगी सहाफ़त पे, सियासत पे, फ़िल्म पे और दीगर मौज़ूआत पे। तो चलें उन्हीं से चल के पूछते हैं कि वो आखिर हैं क्या। अस्सलाम वालेकुम इकबाल खुर्शीद साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब, आपने मदऊ किया और मुझे यकीन है कि कई दिलचस्प मौज़ूआत पे हम गुफ्तगू करेंगे। और आपने पूछा कि मैं हूँ क्या, तो बुनियादी तौर पे मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो शायद अपनी तलाश में हूँ, और इसमें मैंने ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ चीज़ों को, मुख्तलिफ़ जहतों को एक्सप्लोर करने की कोशिश की। बुनियादी तौर पे मैं एक कहानीकार हूँ, मैंने कहानियाँ सुनाने की कोशिश की। इवन जब मैंने सहाफ़त की तो मैंने कहानियाँ सुनाई। मेरा सहाफ़ती सफ़र 17 बरस पे मुश्तमिल है। इब्तिदा में मैं प्रिंट मीडिया में रहा, काफ़ी तवील अरसा एक्सप्रेस अखबार से मेरी वाबस्तगी रही। उसके बाद मैं डिजिटल मीडिया में आया, न्यूज़ वेबसाइट्स जिसको हम कहते हैं, न्यूज़ वेबसाइट्स का जो जॉनरा है उसे एक्सप्लोर किया, उसे समझा और उसमें काम किया। और अब इसके अंदर जो डिजिटल कंटेंट है, डेटा साइंस जिसको कहते हैं, उस मैदान में मैं मसरूफ़ हूँ। तो ये मेरा सहाफ़ती सफ़र है 17 बरस का, जिसका एक ख़ास हिस्सा था जहाँ मैंने बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ किए, तकरीबन 800 के करीब मैंने इंटरव्यूज़ किए, जिनमें से कुछ अब किताबी सूरत में भी दस्तयाब हैं और बहुत से इंटरनेट पे मौजूद हैं। ये मेरी बतौर सहाफ़ी एक जहत है। उसी में एक फ़िक्शन निगार भी था जो शुरू से कहानियाँ सुनाना चाहता था। जैसे बच्चों के रसाइल में हम नौनिहाल में तालीम व तरबियत में कहानियाँ पढ़ा करते थे, फिर उन कहानियों को देख के हम कहानियाँ लिखते थे, बल्कि यूँ कह रहे हैं कि उन कहानियों को हम छाप के अपनी कहानी बना लिया करते थे, और वो छपती थी तो हमें लगता था कि हमारी कहानी छपी है। तो वो एक दूसरा शख्स था, फ़िक्शन राइटर। वो जब मैंने लिखना सीखा, जब मैं जर्नलिज़म में आया और मैंने बहुत मार खाई अपने असातिज़ा से और डांट खाई, और मुझे पता चला कि जो मेरा एतमाद का जो मंजिल है, इमारत है, वो तो असल में खोखली है। तो हम तो सही लिखना नहीं जानते, क्योंकि हमें लगता था कि हम सब लिख सकते हैं। हमें लगता था कि हम अदब पढ़ चुके हैं सहाफ़त में आने से पहले। तो वहाँ हमने असातिज़ा से जब सीखा, तो फिर एक वक्त दोबारा आया जब लिखना आ गया कि जो कहानीकार मेरे अंदर है उसे मैं दोबारा से बाहर लाऊं। तो फिर फ़िक्शन लिखा, और किताबों पे भी फिर आगे बात होगी। एक जो मेरी तीसरी जहत है वो है फ़िल्म क्रिटिक की। फ़िल्म्स में मुझे बहुत दिलचस्पी रही। कब से है मैं ये नहीं जानता, मुझे उसको तलाश करना पड़ेगा, डिग आउट करना पड़ेगा। शायद ये बहुत पुराना मामला है, और वो आहिस्ता आहिस्ता वो देर में ऊपर आया। वो देर में क्यों आया? उसका सबब ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो शोबिज़ जर्नलिज्म है उसे पस्त तरीन सिन्फ या बीट या शोबा समझा जाता है। वो कहते हैं कि शोबिज़ जर्नलिज्म में जो शख्स है, हालांकि मेरे दोस्त हैं, बहुत काबिल एहतराम है और वो अच्छे लोग हैं, काबिल लोग हैं, मगर मजमूई तासुर ये है कि शोबिज़ जर्नलिज्म कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और कोई संजीदा जर्नलिस्ट या अदीब अगर शोबिज़ पे लिखता है तो इसको नापसंदीदा तस्वुर किया जाता है, हौसला शिकनी की जाती है। ये कहा जाता है कि भाई अगर लिख रहे हो तो संजीदा चीज़ों पे लिखो, मतलब क्लासिक पे लिख लो, बैन हर पे लिख लो या मुग़ल आज़म पे लिख लो, ये मौजूदा सिनेमा पे तो बात ही मत करो। ये पस्त तरीन चीज़ है। तो ये मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। मैंने अपने सहाफ़ती सफ़र में बतौर सहाफ़ी जो मेरा इमेज था, मेरे सामने सवाल आया कि भैया अगर इस पे लिखना है तो अपने इमेज को तुम खुद ही ज़र्ब लगा रहे हो, और अगर तुम फ़िक्शन राइटर हो और साहिब किताब हो,
लोग तुम्हें फिक्शन राइटर के तौर पर पहचानते हैं और अब तुम फिल्म पे लिख रहे हो, तो तुम अपनी शख्सियत के अंदर एक और खला पैदा कर रहे हो। तो इकबाल खुर्शीद ये काम करना है या नहीं करना? तो शायद मेरे अंदर के फिल्म क्रिटिक ने कहा कि चलो यार करके देखते हैं, तो ये काम भी किया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इकबाल खुर्शीद एक सहाफ़ी या फिर एक फ़िल्म क्रिटिक या फिर एक फ़िक्शन राइटर, इंटरव्यू निगार, तो इसमें से कौन सी चीज़ आपके नज़दीक आपका पैशन है और कौन सा प्रोफेशन है? ये देखिए, पेशा तो मेरा जर्नलिज्म है। मेरा जो ब्रेड एंड बटर है, जिससे मेरा घर चला, वो तो सहाफ़त है। अगर मैं सहाफ़त नहीं कर रहा होता तो मुझे कुछ और करना पड़ता अपने रोज़गार के लिए। तो 17 वर्ष से मैंने सहाफ़त की, प्रिंट में रहा, डिजिटल में रहा और अब डेटा साइंस में हूँ। अब हम नई एक दुनिया बनते हुए देख रहे हैं। एआई आ चुका है, सोशल मीडिया ऐप्स हैं, तो अब उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरा प्रोफेशन है। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल यकीनी तौर पे किसी जगह मुझे इससे मोहब्बत भी थी। ये सिर्फ 9 to 5 जॉब नहीं रही। अब तो खैर 9 to 5 नहीं है, अब तो हमने रातों को भी काम किया। मगर इसमें चूंकि लिखने का जो अमल था, उसने मुझे बहुत फैसिनेट किया बचपन से। लिखने का अमल हमेशा से मुझे बहुत अपील करता था। फिर मुझे एक ऐसे उस्ताद मिले, मैं जिक्र करना चाहूँगा हफ़ाज़ुर रहमान साहब, लेजेंडरी जर्नलिस्ट और बहुत ही बड़े सहाफ़ी। जर्नलिस्ट मूवमेंट 77-78 की जो मूवमेंट थी, उसके एक अहम रुकन, और बाद में PFUJ के सदर रहे और हमारे उस्ताद थे। और क्या मुझसे मतलब उन्होंने मेरी तरबियत की, डांट के, अपनी सख्ती से, समझा के और अपनी बेपनाह मोहब्बत से। तो मैं समझता हूँ कि अगर आज मेरी लिखत में, मेरी तहरीर में कोई भी अगर क़ुव्वत है या खूबी है, तो वो उनकी वजह से, और जो खामियां हैं उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। तो प्रोफेशन सहाफ़त ज़रूर था, मगर वो कहीं पैशन भी बना और वहीं पर फिक्शन राइटर भी निकला और फिल्म क्रिटिक भी बुनियादी तौर पर लिखने से मुताल्लिक था। तो लेकिन बेसिकली एफाज साहब की अगर हम बात करें तो वो एक आपके मुर्शिद का किरदार बनता है। हाँ, मतलब अगर उन्हें मैं उनकी ज़िंदगी में कहता कि आप मेरे मुर्शिद हैं, तो मुझे एक थप्पड़ रसीद करते, क्योंकि वो बड़े प्रोग्रेसिव अप्रोच के आदमी थे, रोशन ख्याल आदमी थे, दकियानूसी ख्यालात और इस तरह के जो रिवायती जो क्लेशेज़ हैं या जो स्टीरियोटाइप्स हैं, उनके खिलाफ थे। और हमें भी यही सिखाते थे, दबंग लिखते थे। हाँ, वो बड़े आदमी थे, ऐसे लोग, मतलब वो अपनी नस्ल के आखिरी थे। तो वैसे तो मैं उन्हें कहूँगा कि वो मेरे मतलब मुर्शिद हैं, उस्ताद हैं, लेकिन अगर मैं उनके सामने कहता तो ज़रूर डांट खाता। और एक मेरी ख्वाहिश थी, मुझे ऐसा लगता था जैसे आप भी ये काम कर रहे हैं, फसी भाई भी अदीब ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से और आपके इस पॉडकास्ट से कर रहे हैं, तो मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूँगा कि जो चीज़ आप कर रहे हैं वही ख्वाहिश थी मेरे अंदर कि यार ये जो लिटरेचर है, इसके बारे में कोई वीडियो कंटेंट क्यों नहीं है, यानी बसरी मवाद क्यों नहीं है। सारा मवाद तहरीरी है, कुछ हद तक ऑडियो है, ऑडियो भी कम है। तो बसरी मवाद तख्लीक करने की ख्वाहिश थी मेरे अंदर, बोलने की ख्वाहिश भी मेरे अंदर थी, मुझे ख़ुद को एक्सप्रेस करना पसंद था। मैं इंट्रोवर्ट हूँ ज़रूर, लेकिन मतलब मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी ज़ात का इजहार करूँ बोल के। तो उस वजह से और अदबी तबसरों को वीडियो फॉर्म में लाने की ख्वाहिश के तहत मैंने यूट्यूब, फेसबुक पे बहुत सी वीडियोस बनाई। और शायद 2007 तो नहीं कहूँगा, लेकिन अब से 8-9 बरस पहले मैंने ये काम शुरू कर दिया था। बहुत खाम सा था, अब भी खाम सा ही है, चूँकि वसाइल नहीं होते और वो आपका असल मैदान नहीं है, जो दस्तयाब है उसी से काम चलाते हैं। टाइम टू टाइम आपके तबसरे किताबों पर और सियासी सूरत-ए-हाल पर मैंने देखे तो वीडियो व्लॉग्स या यूट्यूब चैनल रन करना या इस तरह की चीज़ें, वो भी मेरा एक शोबा रहा है। और ये भी जो आपने बात की कि डिजिटल कंटेंट की अहमियत, बसरी मवाद की अहमियत, तो मैं यही लोगों को भी बताना चाहूँगा कि अदीब ऑनलाइन तो एक डिजिटल लाइब्रेरी की सूरत हम डेवलप कर ही रहे हैं, लेकिन उसका शौक़ पैदा करने के लिए ये कोशिश है कि लोगों को ये अंदाज़ा हो कि ठीक है, आपने कुछ मवाद देखा, कुछ पढ़ा, कुछ सुना, लेकिन साथ साथ किताब की अहमियत अपनी जगह बरकरार है। चाहे उसकी फॉर्मेट चेंज हो जाए, वो आपके हाथ में पढ़ने के बजाय आप डिजिटल प्रेफर करते हैं पढ़ें, लेकिन वो जो तहम्मुल आपके अंदर पैदा होता है और जो आपके अंदर एक क्या कहना चाहिए गहराई और गहराई पैदा होती है, उसके लिए आपको किताबों का मुताला ज़रूरी है। बिल्कुल। तो अब अगली तरफ अगर हम चलें, अगले सवाल की तरफ, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो ये फ़नून लतीफ़ा, फ़ाइन आर्ट, अब हमारे यहाँ तो इसको लेके डिफरेंट बहस व मुबाहिस चलते रहते हैं, लेकिन आपकी नज़र में ये क्या है और किरदार साजी या शख्सियत साजी में इसका अमल कितना है? अच्छा, ज़ौक़ सलीम की तस्कीन के लिए जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, मेले ठेले भी होते हैं, नाटक भी होता है, या कोई बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कथक रक़्स होता है या थिएटर पेश किया जाता है, तो इंसान के अंदर की जो जमालियात हैं, उसके अंदर की जो ख्वाहिश है कि उसके ज़ौक़ की तस्कीन हो और उसके जो बुलंद तरीन ख्वाहिशातें या तसव्वुरात हैं, वो अमली शक्ल में सामने आए। तो जो आर्ट है वो आपके उस ज़ौक़ सलीम की तस्कीन का सामान करता है।
ये तो हो गई मतलब एक अदबी तारीफ, लेकिन बुनियादी तौर पे इंसान खुशी की तलाश में है। इंसान की ज़िंदगी में बहुत दुख है, मेरी ज़िंदगी में बहुत दुख है, मैं हम वक्त रोना चाहता हूँ। तो ऐसे में मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी शय हो जो मुझे कुछ देर के लिए उस दुख से, उस गम से दूर ले जाए और मुझे किसी ख्वाबों की दुनिया में उस समत ले जाए और मैं कुछ देर खुद को भूल जाऊँ। खुद को भुला देने का ये अमल है। तो फ़ाइन आर्ट के अंदर ये खूबी है कि जैसे मौसीकी हो, रक़्स हो, थिएटर हो, कुछ देर के लिए आप खुद को भूल के अपने बाहर की दुनिया में, फ़नकारों की दुनिया में जाते हैं और हमें पता है कि वो एक्ट कर रहे हैं, वो एक्टर हैं, लेकिन हम उन्हें हकीकी जानते हैं और उनके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। तो यूँ कह लें कि जैसे आपने कहा, जो बात मुझे समझ में आई कि आखिरी तज्ज़िये में ज़िंदगी एक संजीदा अमल है और उससे कुछ लम्हे चुरा कर और कुछ एंटरटेनमेंट या अपने आप को खुश रखने का नाम जो है वो फ़ाइन आर्ट है बेसिकली। हाँ, वैसे तो फ़ाइन आर्ट भी संजीदा चीज़ ही है, लेकिन बहरहाल ख़ुद को कुछ देर के लिए खो देना भी ज़रूरी है, चूँकि हम खुद अपनी ज़ात में बहुत ज़्यादा कैद हैं, हमेशा अपने बारे में सोचते रहते हैं। जो आर्ट है वो सिनेमा है, जैसे सिनेमा में हम एंटर होते हैं और 3 घंटे के लिए हम खुद को भूल जाते हैं और हम एक नई दुनिया में चले जाते हैं। हमें पता होता है कि ये सब हकीकी नहीं है, हम जानते हैं कि ये जो टाइटैनिक है ये नहीं डूब रहा, मगर हम उसके साथ डूबते चले जाते हैं और उसके मुकालमों को हम वक्त याद रखते हैं। तो ये इसका जादू है कि वो आपको अपनी दुनिया में खींचता है। इसीलिए वो जो सिनेमा का जो कल्चर इवॉल्व हुआ यही था कि कुछ लम्हों के लिए आप सब भूलकर इस स्टोरी में महव हो जाएं और उसको एंजॉय करें जिस तरह के उसका हक है। अच्छा, अब दूसरा सवाल जो है वो जो तख्लीक़कार है, जो उस आर्ट को क्रिएट कर रहा है, चाहे किताब लिखने वाला है, चाहे कहानी सुनाने वाला है, चाहे फ़िल्म बनाने वाला है, उसके नज़दीक भी किसी मकसद का होना ज़रूरी है या ये कि आर्ट बेमकसद भी हो सकता है? बुनियादी तौर पे हर काम का कोई ना कोई मकसद होता है, कोई काम भी बगैर किसी मकसद के नहीं किया जा सकता। और ये सवाल भी है कि इंसान के जानवर भी कोई काम बेमकसद करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई मकसद ज़रूर होता है। अब मामला ये है कि जो लोग जांच रहे हैं, जैसे अगर मैं जांच रहा हूँ, तो आया सामने वाले के अमल का मकसद मेरी जांच का ये जो मेरा स्केल है उसके मुताबिक है या नहीं। जो तरक्की पसंद है उसके नज़दीक मकसदियत अलग शय है, जो तजदीदियत पसंद है उसके नज़दीक मकसद का कुछ और मतलब होगा, और जो इंतशार पसंद है वो कुछ कैओस के भी हामी होते हैं, वो मकसद किसी और शय को देखते हैं। तो मकसद तो कोई भी अमल इंसान करेगा उसके पीछे मकसद होगा। जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट थी असल में उसकी ये बहस थी कि भैया जो काम तुम कर रहे हो, अगर अदब तख्लीक कर रहे हो, गीत गा रहे हो, नज़म सुना रहे हो, रक़्स कर रहे हो, उससे माशरे में क्या बेहतरी आती है, माशरे की इस्लाह कैसे होती है। तो ये मकसद होना चाहिए, माशरा, समाज, इंसान मकसद होना चाहिए। बाद में जब जदीदियत की तहरीक आई तो उन्होंने कहा कि भाई मतलब खारजी दुनिया के अलावा दाखिली दुनिया भी है, मेरा अपना मसला भी है। मैं भी एक सुबह अगर बिस्तर से उठूँ, मैंने देखा कि मैं, जैसे काफ्का ने कहा था कि कीड़े में तब्दील हो गया, या मैं अपने अंदर एक अजनबी हूँ, जैसे कामियों ने कहा था। तो ये मसाइल भी हैं। तो मकसद हर जगह तो होता ही है। जैसे इंतज़ार हुसैन साहब ने कहा था कि हर काम के पीछे मकसद है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप अदब माशरे की इस्लाह ही के लिए लिखें, वो ज़ौक़ सलीम की तस्कीन के लिए भी हो सकता है। ये हुआ कि मकसद तो है, लेकिन मकसद हर एक के नज़दीक मुख्तलिफ हो सकता है। उसकी नोबेलिटी पे हर कोई क्वेश्चन कर सकता है कि जी वो ठीक है कि नहीं। एक बात है कि हमारे यहाँ जो बॉटल में पानी आता है, मिनरल वाटर आता है, उसका जो स्केल है वो पाकिस्तान के लिहाज से तो वो, लेकिन इसी पानी को जाके अगर आप अमेरिका में चेक करवाएं या स्विट्ज़रलैंड में चेक करवाएं तो क्या वो मेयारात यकसा हैं? मेयारात तो यकसा नहीं है। और इवन जो मेडिसिन के मेयारात हैं वो यकसा नहीं है। तो इस तरह मकसद के मेयारात भी यकसा नहीं है। जो चीज़ हमारे यहाँ बहुत बहस है, मैं हैरान होता हूँ, और मैं अपनी नालायकी पे भी हैरान होता हूँ और अपने दोस्तों की नालायकी पे भी हैरान होता हूँ। जो चीज़ टेंजिबल नहीं है, जिसको गिरफ्त नहीं किया जा सकता, आप उस पर हतमी कैसे हो सकते हैं? कैसे आप ये तय कर सकते हैं कि ये शय ऐसे है? मतलब एक कप के बारे में भी हम ये सवाल कर सकते हैं कि क्या ये 100% वैसे ही है जैसे मुझे लग रहा है? हो सकता है आपको अलग लग रहा हो, लेकिन बहरहाल जो चीज़ टेंजिबल नहीं है, जैसे नज़रिया, मकसद का तसव्वुर, कुछ हद तक अकायद, उसके बारे में जो हम चूँकि उसे गिरफ्त नहीं कर सकते, तो फिर हम दूसरे पे हुक्म लगाते हुए हमें थोड़ा मोहतात होना चाहिए। तो मकसद का भी यही मसला है। लेकिन बहरहाल प्रोग्रेसिव मूवमेंट की हद तक उनके तयशुदा मकासद थे जिन्हें फॉलो किया जाता था, जो कि अच्छे थे। समाज में बेहतरी तो आनी चाहिए, ख्वाहिश तो हमारी है। सही। तो अगर अदबी मंजरनामा हम देखें, एक प्री पार्टीशन इस खित्ते की अगर हम बात करें और फिर उसके बाद पोस्ट पार्टीशन, और फिर एक वक्त ऐसा आया कि फ़नून लतीफ़ा बिल्कुल डिक्लाइन की तरफ चले गए हमारे माशरे में, और वो शायद अभी भी पूरी तरह से इवॉल्व नहीं हो सकें, तो उसके डैमेजेस फिर माशरे पे क्या होते हैं? देखिए, पाकिस्तान की बदकिस्मती ये रही हिंदुस्तान में हमेशा से जो मुश्तरका हिंदुस्तान थे या सब कॉन्टिनेंट आप उसे कह लें,
वहाँ पे फ़नून लतीफ़ा, आर्ट हो गया, रक़्स, मौसीकी, मुजस्समा साज़ी, नाटक, ये सब चीज़ें मौजूद थीं। लेकिन तकसीम के बाद हमने ये फ़ैसला किया कि हम एक अलग कौम है, हमारा एक अलग कल्चर होगा। अब कल्चर जो है, सकाफ़त इतनी जल्दी डेवलप नहीं होती, और फिर आपने अपनी सकाफ़त में कुछ शराइत भी लगाई, कुछ पाबंदियाँ भी लगाई, जिसकी वजह से आपने जिस शय पे ज़र्ब लगाई वो फ़नून लतीफ़ा या आर्ट का मैदान था। बिलख़ुसूस मौसीकी को, आपके यहाँ मौसीकी को, फ़िल्म इंडस्ट्री को, रक़्स को, इन चीज़ों को आपके यहाँ बहुत नापसंदीदा तस्वुर किया गया। कुछ हद तक आपके यहाँ मुसव्वरी बच गई, कुछ हद तक, और अदब बच गया। अदब में चूँकि लोगों को अंगीख्त करने का वो उनसे फ़ौरी दिखाई नहीं देता, यानी एक पेंटिंग आपको लगी हुई दिखाई देगी और जिस शख्स को एतराज़ करना है वो देखते ही एक लम्हे में एतराज़ कर देगा। लेकिन अगर उसे पूरा आग का दरिया पढ़ना पड़ेगा एतराज़ करने के लिए, उसे समझना भी पड़ेगा। तो अदब बच गया 70 साल पहले, जब आपने ये फैसला किया कि अपना कल्चर होगा, अपनी कुछ पाबंदियाँ होंगी। इसलिए बच गया कि ना हुक्मरान पढ़ते हैं ना आवाम पढ़ती है। एग्जैक्टली, मैंने आपसे कहा ना, ये वो टेक्निकल चीज़ है कि रक़्स फ़ौरन दिखाई दिया, आपने कहा इस पर पाबंदी लगेगी। पेंटिंग आपको दिखाई दी, आपने कहा इस पर पाबंदी लगेगी। फिल्म आपने कहा तोबा, इसको हटाओ। लेकिन लिटरेचर तो इसे पढ़ना पड़ेगा। अभी 800 सफ़े का नावल मैं कैसे पढ़ूँ? तो इसको थोड़ी सी इजाज़त मिलती। और ये भी अगर आप देखें तो ये फ़ौरन तो नहीं हुआ, मेरे ख्याल से 60s तक भी और अर्ली 70s तक भी फ़िल्म इंडस्ट्री थी और अच्छी चल रही थी, और इसी तरह से किताबों की तरफ भी आप देखें तो ऐसा नहीं था। लेकिन मेरे ख्याल से वो लेट 70s ऑनवर्ड्स जो पॉलिसी आई उसने फिर, मेरे ख्याल में एक तो सबब यह था कि हमने जो पुराना अपना जो ज़रख़ेज़ कल्चर था उसको टो नहीं किया। जब आपने टो नहीं किया तो मतलब आपके अंदर टैलेंट तो था, जो भी सलाहियतें थी, माहौल था, उसके साथ आप आगे बढ़े। लेकिन आप उसे ऑन करते हैं ना, हमने ऑन नहीं किया। हमने बरसग़ीर के ज़रख़ेज़ माजी को ऑन नहीं किया। मतलब यहाँ पे जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर्स जैसे आपके यहाँ थे, जो आपके यहाँ मुजस्समा साज़ी हुई, रक़्स, मौसीकी, इसी वजह से आप देखें कई फ़नकार पाकिस्तान आए, बड़े ग़ुलाम अली आए तो चले गए, कुछ और लोग भी आए चले गए, इस तरह के मसाइल है। मगर बहरहाल अब तो हम यहाँ 2024 में मौजूद हैं, अब हमारे अपने अलग मसाइल हैं। अच्छा इकबाल साहब, फ़िक्शन पे बात करते हैं। आपने ख़ुद भी फ़िक्शन लिखा, आपने बेशुमार फ़िक्शन निगारों के इंटरव्यूज़ भी किए। तो फ़िक्शन, एक तो ये कि बहुत से लोग कहते हैं कि फ़िक्शन तो झूठ है, घड़ी हुई कहानी है। तो फ़िक्शन क्या है आपकी नज़र में? भाई, जो राइज तस्वुर है उसके मुताबिक तो हमारे यहाँ फ़िक्शन दो हिस्सों में तकसीम होता है, अफ़साना और नावल। और ये दोनों चीज़ें आपके यहाँ बाहर से आईं। दास्तानें आपके यहाँ ज़रूर होंगी, मगर इस वक्त जो मॉडर्न नावल लिखा जा रहा है, अफ़साना लिखा जा रहा है, इस पर बैरूनी अदब का या मगरबी अदब का या रूसी अदब का असर है। और ये कहानी घड़ी हुई तो होती है, यकीनी तौर पे सच्ची कहानी नहीं होती, मगर इसमें सच्चाई ही होती है। ये कहा जा सकता है कि जो फ़िक्शन है वो आपका एक मुतवाज़ी तारीख़ है, क्योंकि आपके यहाँ तारीख़ तो बादशाहों के दरबारों में बैठ के लिखी जाती है। तो वो तारीख़ जो अवाम में, जो हिस्ट्री अवाम का कोई नुमाइंदा लिख रहा है या जिसमें कुछ हद तक सच्चाई का इम्कान है, वो मुतवाज़ी तारीख़ जो है वो फ़िक्शन के ज़रिए बयान होती है, किसी भी समाज की, किसी भी अहद की। और ऐसा ही हमारे यहाँ हुआ। तो यकीनी तौर पे इसमें कहानी होती है, अफ़सानवी, इसका अंदाज़ अफ़सानवी होता है, मगर इसमें हकीकत का उनसर होता है। कहीं हकीकत लहरों के नीचे चल रही होती है, सरफेस पे हमें एक खूबसूरत मंजर दिखाई देता है, मगर उसके नीचे जो नीचे की लहरें, उसमें हकीकत होती है। अच्छा, हकीकत मुकम्मल तौर पे बयान नहीं की जा सकती, किसी भी शय की हकीकत। जैसे दुनिया में कितनी ट्रेजेडीज़ हैं। आपके यहाँ बच्चों को अगवा किया जाता है, उनका रेप किया जाता है, उनको मर्डर कर दिया जाता है। औरतों पर तशद्दुद होता है, उन पे तेज़ाब फेंका जाता है, उनका रेप किया जाता है, उनको मर्डर कर दिया जाता है, उनकी लाशों को टुकड़ों में बांट के बोरियों में डाल के फेंक दिया जाता है। ये जो हकीकत है, ये जो चंद लफ्ज़ मैंने बयान किए, क्या जो हकीकत इस पूरे इन वाक़यात में, जो तलख़ी, जो जबर, जो तशद्दुद, जो दर्द है, वो बयान हो सकता है? मुझे लगता है कि कोई भी मीडियम हकीकत को कुल्ली तौर पे बयान नहीं कर सकता। सिनेमा में एक हद तक चूँकि विजुअल्स आ जाते हैं तो म्यूज़िक का एलिमेंट आ जाता है, सिनेमा ये कोशिश ज़रूर करता है, लिटरेचर भी कोशिश करता है। लेकिन हकीकत इतनी तल्ख़ है, इतनी ब्रूटल है, इतनी सुर्ख़ है कि अगर फ़कत हकीकत ही लिखी जाए तो शायद अखबारी रिपोर्ट बन जाए। तो कहीं ना कहीं कहानी का मकसद, फ़िक्शन का मकसद ये भी होता है कि वो आपको अपने साथ लेके चले, आपके जहन को अपनी समत खींचे और आपको अपनी दुनिया में लेके जाए और आपके ज़ौक़ सलीम की तस्कीन करे। तो सिर्फ हकीकत बयान करना फ़िक्शन का मकसद कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हकीकत मेरे नज़दीक, मैं एक बहुत छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन मेरे नज़दीक हकीकत
कामलियत के साथ बयान नहीं हो सकती। हकीकत बेरंग है और फिक्शन जो है वो उसमें धनक है। उसमें जो कहानी तो है, लेकिन जैसे आपने कहा कि वो अपने अपने दौर की पैरेलल हिस्ट्री, एक तो पैरेलल हिस्ट्री वाला मसला ये तो है। जैसे सुर्ख मेरा नाम की मैं एग्जाम्पल दूं कि उसमें उस वक्त की जो मुसव्वरी है उसका पूरा जो व्यू है ना, पूरा पूरा उसका मंजरनामा आपकी नज़रों के सामने आ जाता है। मुसव्वरी से मुतालिक जो जदीद तस्वुरात हैं कि जी पुराने ढप पे जो पुराना स्कूल ऑफ थॉट है उसके तहत तस्वीर बनाई जाएगी, नए स्कूल ऑफ थॉट के तहत तस्वीर बनाना कुफर करार पाएगा। इसी वजह से वो मुसव्विर कत्ल होता है orhan pamuk के नावल में। तो मुतवाज़ी तारीख भी है, मगर अगेन चूँकि हकीकत इतनी तल्ख होती है ना कि अगर आप सिर्फ हकीकत बयान करना शुरू हो जाएं तो एक तो आप उसे बयान कर नहीं पाएंगे, अगर वो बयान करेंगे तो वो फिक्शन नहीं बनेगा। तो जैसे मैंने कहा कि हकीकत होती है खुश्क और इसके अंदर होते हैं कलर्स फिक्शन में। आप यूँ समझिए कि जैसे मंशूर होते हैं ना, हमारे यहाँ मंशूर से रोशनी एक सम से आती है, हमने 9वीं जमात में प्रैक्टिकल किया था। तो रोशनी तो एक ही सम से आ रही है, वो बेरंग है या एक रंग है, लेकिन जो वर्क पे या सामने डिस्प्ले होती है उसमें 7 रंग हैं। तो फिक्शन वो मंशूर है जिससे 7 रंग आगे निकल के आते हैं उस हकीकत के। मतलब आप तारीख़ की किताबें भी पढ़ते हैं, बायोग्राफीज भी पढ़ते हैं, लेकिन तारीख़ को समझने का एक और तरीका जो है वो फिक्शन का मुताला। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आपने फिक्शन, लेकिन ये लाजमी नहीं है। हाँ। मैं ये कहता हूँ कि कुछ भी आज का जो दौर है, जो पोस्ट मॉडर्न दौर है, उसमें कोई भी हकीकत अब आफाकी हकीकत नहीं रही, हतमी हकीकत नहीं रही। यानी जो मेरे लिए सच है वो आपके लिए झूठ हो सकता है, जो आपके लिए खुशी है वो मेरे लिए गम हो सकता है, जो आपके यहाँ टेररिस्ट है वो मेरे यहाँ मुजाहिद हो सकता है, जो मेरा हीरो है वो आपका विलन हो सकता है। तो कुछ भी हतमी नहीं है। हर किस्म का तस्वुर जो है वो अब चैलेंज हो रहा है। हाँ, हर तस्वुर जो है ना, ये ज़माना तस्वुरात के शिकस्त रीख्त का ज़माना है। कोई भी चीज़ हतमी नहीं है। आई हैव नथिंग टू ऑफर। सही, मेरी कोई राय हतमी नहीं है। ये बहुत ही खौफनाक बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही सच है। कभी कभी अपने होने पे भी शक होने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। इंसान के हाँ इस ज़माने में तो जेंडर्स के हवाले से आज इस वक्त जो सबसे बड़ा मौजू है वो जेंडर्स का जो है, जो हमारे यहाँ जिन्स का तस्वुर बदल रहा है। उस बदलाव में इंसान क्या से क्या हो जाएगा आने वाले वक्तों में हम नहीं जानते। तो अब कुछ भी हतमी दिखाई नहीं देता। तो आपने भी नॉवेल्स लिखे, आपका जो नॉवेल्स का जो एक मजमूआ है, तिकोन की चौथी जहत और गर्द का तूफ़ान, उसको जब मैंने देखा तो उसमें तारड़ साहब का पेशलफ्ज़ नज़र आया जिसमें उन्होंने कहा कि इकबाल खुर्शीद मेरे लिए एक बड़ा नाम है और दुनिया उसको एक बड़े नावल निगार के तौर पर जानेगी अगर वो लिखता रहा तो आप लिखते क्यों नहीं रहे? नहीं, मैं लिखता रहा हूँ। अब मैं अपने अफसानवी मजमूए पे काम कर रहा हूँ और लगभग वो तैयार है। मेरी ख्वाहिश है कि वो इस बरस या अगले बरस शाये हो जाए और उसका इंतखाब मैंने मौत के नाम किया है, चूँकि मेरी ज़ात का एक हिस्सा जो है वो कराची से जुड़ा हुआ है। कराची से मैं मोहब्बत करता हूँ, कराची से मैं नफ़रत करता हूँ, कराची से मैं शाकी हूँ, कराची से मैं खुश हूँ, मैं कराची के साथ जी रहा हूँ, कराची के साथ मर रहा हूँ। मुझे लगता है कराची बिल्कुल मेरे जैसा है, ज़ख्मी, बदहाल, उदास, मायूस, लेकिन चलता चला जा रहा है। कराची के ऊपर आगे चल के इंशाल्लाह तफसील से हम बात करते हैं। तो बात ये है कि तारड़ साहब का पहले तो मैं जिक्र करूँगा कि तारड़ साहब मेरे मौसिन हैं। मैं ज़िंदगी में जिन लोगों से मिला उन्होंने सभी ने मुझे मुतासिर किया। इंतज़ार साहब हों, असद मोहम्मद ख़ान हों, हसन मंज़र हों, लेकिन तारड़ साहब मोहब्बत का एक बहाव है, एक समंदर हैं और बहुत बड़े आदमी हैं। और इतने बड़े आदमी की जानिब से अगर आपके बारे में एक लफ्ज़ भी कहा जाता है तो ये उसकी बड़ाई है, इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। तो ये उनकी मोहब्बत थी, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, हमेशा की, और मैं उनका मोतरफ़ हूँ, मोतक़िद हूँ। और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े अदीब हैं इस वक्त। तो मेरे ख़्याल में उर्दू के जितने कलमकार हमारे साथ मौजूद हैं उनमें शायद ही कोई मकबूलियत और शायद ही कोई असर पजीरी में तारड़ साहब का हम पल्ला हो। हर ख़ास व आम में मकबूल बिल्कुल जो होते हैं। और ख़ुद तारड़ साहब जिस आदमी का नाम लेते हैं उसका हम भी लेते हैं। हम सब उनके भक्त हैं। असद मोहम्मद ख़ान, तो ख़ान साहब इस ज़माने में हैं, हसन मंज़र साहब इस ज़माने में हैं। फिर इंडिया में अच्छे राइटर्स अभी भी मौजूद हैं। एक हमारे दोस्त ज़ौकी साहब का इंतकाल कुछ अर्से पहले हुआ। ये मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा कि मुशर्रफ आलम ज़ौकी साहब मरहूम का आपने कई दफ़ा जिक्र किया। मैंने भी उनके 1-2 नावल्स अदीब ऑनलाइन के लिए प्रोसेस किए, तो उनके नावल्स में एक बहुत डिप्रेस किस्म की सूरत हाल और एक बड़ा एक मंजरनामा जो होता है वो कैसा है? मतलब मैं उसके बारे में इतना नहीं जानता। असल में ज़ौकी का एक तो ये कि हिंदुस्तान बदल रहा है, हिंदुस्तान बदल रहा है। हिंदुस्तान में जो सेकुलर सोच थी उस पर तो खैर ज़र्ब पहले भी हमारे यहाँ भी लगी, उनके यहाँ भी लगी, लेकिन वो जो बड़ा बदलाव था सियासत की वजह से, वो बड़ा बदलाव जो टेक्नोलॉजी की वजह से आ रहा था, वो बड़ा बदलाव जो जिन्स के नए तस्वुरात की वजह से आ रहा था, जो नए जिनसी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे थे जिससे हमारे जहनों में तब्दीली आ रही थी, ज़ौकी उन पर नज़र रखता था। ज़ौकी आज का फिक्शन राइटर था,
तारीख़ का उसको इदराक था, तारीख़ का उसे इल्म था, इदराक था, और तारीख़ी शऊर उसके अदब में है। मगर वो आज के मसाइल कि औरत का जो जेंडर का तस्वुर है, जिन्स का जो तस्वुर है, वो बदल रहा है। वो अब चीज़ों को या ख़ुद को कैसे डिस्प्ले करती है, बच्चों में जो नई ख्वाहिशात और नए मुतालबात जन्म ले रहे हैं, ये जो वीडियो गेम्स हैं ये हम पे क्या असर कर रहे हैं, ये जो सियासत है हम पे क्या असर कर रही है, ये बाबरी मस्जिद जो गिर गई है इसके बाद क्या होगा, कैसे हिंदू मुस्लिम जो साथ साथ थे वो अलग हो गए। तो ज़ौकी के यहाँ तलख़ी थी, गहराई थी, असली मौज़ूआत जो आज के मौज़ूआत हैं उन पे नज़र थी, और बहुत जल्दी चला गया। बड़ा तख्लीक़ात था, बहुत एतमाद था उसके अंदर, उसका एतमाद जो था वो वाकई उसका ख़ासा था। और उन्होंने हमसे रब्ता भी मेरा उनसे हुआ था, और उन्होंने अपनी तमाम किताबों के मुझे इन पेजेस भेजे, जो कि मैंने एक किताब तो हमने शाया की अदीब ऑनलाइन में। नहीं, आप और भी करें। असल में ज़ौकी जो थे, हम राइटर समझते हैं हमारे पास कोई ख़जाना है, हम छुपा के रखते हैं, तो वो ओपन थे, तो उन्होंने दिया, और ज़ौकी ने इसको बहुत सराहा था, तिकोन की चौथी जहद को। और वो जैसे मेरे मोहसिन हैं, उन्होंने हमेशा मेरे काम की तारीफ़ की, मेरी हौसला अफजाई की, और जो कुछ मैंने लिखा उनकी नज़र से गुजरा। और मुझे एक चीज़ का अफसोस है, मैंने ज़िंदगी में 800 इंटरव्यूज़ किए, बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ किए, लेकिन ये अफसोस है कि मैं ज़ौकी का इंटरव्यू नहीं कर सका। वो इंटरव्यू मुझे करना चाहिए था, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि लोग मर भी जाते हैं, लोग चले भी जाते हैं, तो इससे मैंने ये सीखा। अच्छा, फ़िक्शन की इकबाल साहब बात करें तो क्या ये कोई तसव्वुर है कि जितना मुश्किल लिखा गया होगा और जितना समझने में उसको मुश्किल होगी, उतना वो मकबूल अदब होगा, और जो आसान सादा अल्फाज में लिखा गया होगा वो इतना काबिल इतना नहीं समझा जाएगा? ऐसा कुछ है? नहीं, असल में बात यह है कि जो मकबूल अदब है दुनिया भर में, वो जो कॉम्प्लेक्स अदब है वो मकबूल अदब नहीं है। जो कॉम्प्लेक्स अदब है, जो पेचीदा अदब है, वो शायद अशराफिया के यहाँ या नाकिदीन के यहाँ या संजीदा पढ़ने वालों के यहाँ जो कैनन है अदब की, यानी कि वो टोकरी जिसमें अदब आलिया रखा जाता है, तो वो भी सबकी अलग होती है। सबके यहाँ अलग अलग वो बने हुए हैं कैटेगरीज। लेकिन पेचीदा अदब कभी भी मकबूल तरीन अदब नहीं रहा। ऐसी बहुत कम मिसालें होंगी। आम तौर पे वो अदब जो माजरे पे मबनी है, कहानी पे मबनी है, किरदारों पे मबनी है, खारिज को मंजर कर रहा है, वही मकबूल अदब रहा, ज़्यादा पढ़ा गया। चाहे से डिकेंस हो, टॉलस्टॉय हो, दोस्तोयेव्स्की हो, ये बहुत बड़े राइटर्स हैं, इनके यहाँ तमाम पहलू हैं, मतलब ये तो मास्टर्स हैं। लेकिन ये वो गुंजलक अदब इन्होंने नहीं लिखा। लेकिन मसला ये है कि अदब को सहल करते हुए हम कहाँ तक जाएंगे, ये भी तो सवाल है। मतलब चलें, डिकेंस, टॉलस्टॉय ये जो कहानी बयान कर रहे हैं वो कहानी तो चलें ठीक है, लेकिन अब इसको सादा बनाने के लिए हमें कहाँ तक जाना है? क्या हम बच्चों के अदब तक चले जाएं? क्या तो हम एक अलग डाइजेस्ट अदब तक चले जाएं? क्या हम बिल्कुल सही 3 कह रहे हैं। औरतें 3 कहानियाँ तक चले जाएं? बच्चों का अदब, डाइजेस्ट अदब और 3 औरतें 3 कहानियाँ, इनकी बहुत अहमियत है। ये एक कदमचा है, एक ये स्टेज एक है, स्टेज है, हमें इससे सही कह आगे रहे हैं। जाना होता है। अब मैंने अगर पढ़ना शुरू किया तो बच्चों के रसाले से किया, उसके बाद मैंने शायद डाइजेस्ट पढ़े हों, फिर बिल्कुल। मैंने जब मंटो बेदी पढ़ा तो फिर अब मैंने देखा कि वो मेरा सफ़र था, वो तय हो गया, मुझे आगे जाना है। वो एक एवोल्यूशन के स्टेजेस होते हैं, तो और वो आसान चलते भी लिखा रहते हैं। जाए, लिखें आसान, तो जो आसान पढ़ना चाहते हैं वो आसान पढ़ लें, जो मुश्किल पढ़ना चाहते हैं मुश्किल पढ़ लें। अच्छा, ये जो तरक्की पसंद अदीबों की तहरीक चली, इसको भी किस नज़र से देखते हैं कि ये इनका मेन मोटिव क्या था, और उसके बाद ये ट्रांसफॉर्म हो गई, फिर उसके बाद ज़ाहिर है इनको एसोसिएट किया जाता था कम्युनिज़म के साथ और यूएसएसआर के साथ। जी, तरक्की पसंद तहरीक तो जब सोवियत यूनियन का क़याम अमल में आ गया तो दुनिया बदल गई। सर्द जंग का आगाज़ हो गया, दुनिया के 2 मरकज़ बन गए, अमेरिका सरमायादाराना निज़ाम और तरक्की पसंद निज़ाम। तो अब ये था कि फ़नून लतीफ़ा के जो मीडियम्स हैं दुनिया भर में, जैसे लेनिन ने ये कहा था सिनेमा के बारे में कि फ़िल्म बहुत अहम टूल हो सकता है हमारे नज़रियात की तजवीज़ के लिए। और उस ज़माने में चूँकि अमेरिका का सिनेमा उरूज पे था, तो वो ये कहते थे कि ये इम्पीरियलिज़म ऑफ सिनेमा, यानी कि सिनेमा के ज़रिए साम्राज्य सिनेमा है, और इस सिनेमा पे हमें कदगन लगानी है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, अमेरिका जितने वसाइल रशिया के पास या सोवियत यूनियन के पास नहीं थे, तो उनकी अपनी टैक्टिक्स थी। जैसे उस ज़माने में होता ये था कि कोई बड़ी फिल्म अगर अनाउंस होती थी अमेरिका से, तो रूसी क्या करते थे कि उसी नाम से एक बी ग्रेड या एक चीफ वर्जन बनाया करते थे, एक्टर्स के नाम भी वही रख दिया करते थे, और उस फिल्म की रिलीज़ से 4 से 5 दिन पहले वो अपने जितने ब्लॉक्स थे, जैसे रशियन ब्लॉक्स थे या सोवियत यूनियन ब्लॉक्स, उनमें वो फिल्म रिलीज़ कर देते थे। अच्छा। ताकि उनका ये ख्याल था कि सरमायादाराना निज़ाम अपनी फ़िल्मों के ज़रिए, या जो हॉलीवुड है अपनी फ़िल्मों के ज़रिए प्रोपेगेंडा कर रहा है, इसको रोकने के लिए हमें अपना सिनेमा इस्टेब्लिश करना होगा। तो फ़नून लतीफ़ा को हमेशा
प्रोपेगेंडे के टूल के तौर पे या अपने नज़रियात की तरवीज के लिए इस्तेमाल किया गया। बल्कि ये हमें नज़र भी आता है कि जब नेहरू साहब का दौर था तो वो भी ज़ाहिर सोशलिस्ट थे, और वो जो 70s में फिल्में बनी, और वाकई रोटी कपड़ा मकान एक बड़ी मशहूर फिल्म थी। 50s 60s के अंदर फिल्मों में जो सोशलिस्ट रंग गालिब है, उसके पीछे जो नेहरू साहब के नज़रियात थे, उनकी पॉलिसीज़ थी, उनका असर नज़र आता है। अब उस ज़माने में देखें जो पैरल सिनेमा की मूवमेंट है, सत्यजीत रे जो इमर्ज होते हैं बंगाल से, जो होती है, सारे बंगाल के बड़े डायरेक्टर्स थे, वो उसी दौर में हुई। तो उस ज़माने में प्रोग्रेसिव होना एक अच्छा तस्वुर था। हमारे यहाँ थोड़ा मसला ये हुआ था कि हम इसको रिलीजन से क्लैश हो गया, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान में, अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में बड़े बड़े दानिश्वर प्रोग्रेसिव अप्रोच रखते थे, और वो सरमायादाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ थे, और सरमायादाराना निज़ाम को यही खदशा था कि यार ये तो हमारे अंदर आ गए। एक तो ज़ाहिर है वो फ़ौरन ही इंडिपेंडेंस के बाद ही जो लेफ़्ट मूवमेंट्स को सप्रेस किया गया वो भी, और उसके बाद फिर जब ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान में वो सारा मंजरनामा बदला तो फिर तो वो एक तरह से वर्स्ट हो गया सिनेरियो। भाई असल में ये हम तो 1947 में आज़ाद हुए ना, ये जो सर्द जंग थी, कोल्ड वॉर, ये बहुत पहले से चली थी, और उसकी वजह से जो दोनों ब्लॉक्स थे वो वाज़े थे, डिवाइडेड थे, और उनके असरात उन ममालिक पे थे जिनके ज़ेर तहत, जैसे नौआबादियाती निज़ाम हमारे यहाँ था, हम बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत थे, तो हमारे यहाँ उनके नज़रियात थे। अब शायद डॉक्टर जाफ़र अहमद ने एक बताया था कि जब यहाँ से बरतानवी अहदेदारान गए तो उन्होंने जाते हुए लियाकत अली ख़ान साहब को, जो पाकिस्तान में मौजूद कम्युनिस्ट थे, उनकी एक फ़हरिस्त दी कि आपको इन लोगों पे नज़र रखनी है। अब आप देखेंगे 1947 में भी ये वाक़या हो रहा है, तो ये सिलसिला पुराना था। खैर, बात ये कि तरक्की पसंद तहरीक 1936 में शायद पहला इजलास हुआ था, शायद मुंशी प्रेमचंद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उन्होंने सरबराही की थी, और तरक्की पसंद तहरीक का जो सबसे ज़्यादा असर था वो उर्दू लिटरेचर पे था। मतलब हिंदुस्तान में तो लिटरेचर हिंदी में भी था, उर्दू में भी था, मलयालम में भी था, तमिल में भी था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा असर था वो उर्दू पे था। और उस ज़माने में जो उर्दू का तरक्की पसंद अदीब था वो पूरे हिंदुस्तान के अदीबों को लीड किया करता था। तो ये जो तरक्की पसंद अदीब इज़ नॉट नेसेसरीली कि वो एंटी रिलीजन भी हो, ये तो हमारे यहाँ प्रोपेगेंडा किया गया कि जो तरक्की पसंद है वो मज़हब मुखालिफ होगा। शायद हाली साहब भी जो थे वो प्रोग्रेसिव थे, लेकिन ऐसी बात है वो मज़हब मुखालिफ नहीं थे। मजहबी लोग भी ये प्रोग्रेसिव अप्रोच रखते हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पे माशरे की इस्लाह, माशरे में बेहतरी, माशरे की तरक्की, ये इनका मतमय नज़र था मजमूई तौर पे। हाँ, ये कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश रखते थे कि जिस रियासत से ये नज़रियात आएँ, जैसे जो रूस नवाज थे वो चाहते थे कि जो रूसी कॉन्सेप्ट है उसको ग्लोरीफाई किया जाए, लेनिन को ग्लोरीफाई किया जाए, और जो चीन नवाज थे वो माओ की जानिब झुकाव रखते थे। समाओ वो सियासत का इन्फ्लुएंस बहरहाल हमें नज़र आता है। तहरीकें तो दी, सियासत तो इसी तरह चलती है। अच्छा इकबाल साहब, ये बताइए कि नोबेल प्राइज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा लेदे होती है कि जी रविंद्रनाथ टैगोर साहब को मिला, इकबाल को नहीं मिला, या बाद में क़ुर्रतुल ऐन हैदर या इस पाए के जो मुसन्निफ़ीन थे उनको नहीं मिला। तो ये क्या है, मतलब मिलना चाहिए था, नहीं मिला, या आप इसको कैसे देखते हैं? भैया आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये बहस अब होती है, अक्सर कभी कभार सर उठाती है, फिर इसका सर कुचल दिया जाता है कि उर्दू अदीबों को या पाकिस्तानी अदीबों को, उर्दू अदीब कह लें, उन्हें नोबेल मिलना चाहिए या नहीं। तो इस हवाले से दो ओपिनियन पाए जाते हैं। अच्छा, मेरा ये ख्याल है, अक्सरियत का ये ख्याल है कि उर्दू अदब उस मेयार का नहीं है कि इसे नोबेल प्राइज़ मिले, मगर कुछ लोगों का ओपिनियन मुख्तलिफ भी है। वो ये कहते हैं कि सही है, हमारा अदब टॉलस्टॉय वाला अदब नहीं है, टॉलस्टॉय वाला अदब तो हम लिख ही नहीं सकते, हम डिकेंस वाला अदब नहीं लिख सकते, हम मार्केस वाला अदब नहीं लिख सकते, हमारे पास औरहान पामुक भी नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जो, और मैं भी ये कहता हूँ, अवतार साहब ने भी इस हवाले से एक बहुत अच्छा मुझे इंटरव्यू देते हुए बहुत डिटेल में ये बात कही थी। जो लोग ये समझते हैं कि उर्दू अदब को कोई बड़ा इनाम मिलना चाहिए मुझ समेत, वो ये नहीं कहते कि हमारा काम खुदा न खास्ता टॉलस्टॉय या दोस्तोफिस्की या पामुक के लेवल का है या डिकेंस के लेवल का है, वो हो ही नहीं सकता, हम कभी नहीं लिख सकते, मान लेते हैं सही। लेकिन जिन लोगों को इन 100 बरसों में नोबेल प्राइज़ मिला है, उनमें से कुछ ऐसे ज़रूर होंगे जिनसे बेहतर काम शायद क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने किया, जिनसे बेहतर काम या जिनके हम पल्ला काम इंतज़ार साहब का हो, ताड़ साहब का हो, असद मोहम्मद ख़ान का हो, या आपके शौरा में से कुछ शौरा ऐसे गुजरे हों, फैज़ साहब हों, कि उनके लेवल का काम किया। इनमें से कुछ ऐसे ज़रूर होंगे। अच्छा, शौरा को तो और ट्रांसलेटर्स को कमी मिले हैं, ज़्यादातर तो फिक्शन लिखने वालों को ही, अदब लिखने वालों को मिला है। तो बहुत हौसला चाहिए ये कहने के लिए कि किसी उर्दू अदीब को नोबेल प्राइज़ मिल सकता है। बहुत हौसला चाहिए मुझे ये कहने के लिए कि अल्लामा इकबाल को नोबेल प्राइज़ मिल जाता। ऐसा कह के आप जो हमारे रोशन ख्याल तबकात हैं और उर्दू अदब की अशराफिया है उसे अपने ख़िलाफ़ कर लेंगे। तो क्या मुझ में ये हिम्मत है? तो मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा।
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उर्दू अदीब को, मैं ये कहता हूँ मुख्तसरन कि किसी उर्दू अदीब को, इसलिए नहीं कि हमारा अदब आलमी मेयार का है, बल्कि इसलिए कि हमें ज़रूरत है कि किसी उर्दू अदीब को, असद मोहम्मद ख़ान को, तारड़ साहब को, किसी को भी, फ़ारूकी साहब अब दुनिया में, अब वो दुनिया में नहीं रहे, नोबेल तो ज़िंदा लोगों को मिलता है, तो किसी उर्दू अदीब को ज़रूर नोबेल मिले, ताकि नोबेल कोई भी अवार्ड मिल जाए, छोड़ दें नोबेल, ताकि हमारी लैंग्वेज में जो ये हमारी ज़बान में प्रोड्यूस होने वाले अदब को थोड़ा पुश मिले, दुनिया को पता चले कि उर्दू भी कोई ज़बान है, उर्दू ज़बान में भी कोई अदब तख्लीक होता है, अच्छा इससे भी कोई अवार्ड मिलता है, तो यार इसकी कुछ चीज़ों का तर्जुमा करो। ये फैक्टर भी तो देखें, जब हम खुद ही अपनी ज़ुबान को वैल्यू नहीं देंगे तो दूसरे की वैल्यू नहीं। अब तो मतलब मोहम्मद बिन कासिम की एग्जाम्पल पे बहुत से दोस्तों को शिकवा होता है, लेकिन बाहर ही से कोई आएगा, तो यानी कि आपको कोई अवार्ड वगैरह मिल जाए तो हालात बेहतर हो जाएंगे। और मैंने आपसे कहा कि अवार्ड्स मिल सकते हैं। देखें, मलाला यूसुफजई को अमन का नोबेल मिला, बिल्कुल, शर्मिया नूबत चुनाई को ऑस्कर मिल गया, हो गया ना, दो बहुत बड़े अवार्ड्स से आपको मिल गए। इन अवार्ड्स पे लोगों को एतराज़ है, लोगों का ख्याल है इसमें मतलब लॉबिंग हुई है वगैरह वगैरह, तो हम कहते हैं होने तो, लॉबिंग हुई है, उर्दू अदीब के लिए भी कोई लॉबिंग शॉपिंग कर लो, पाकिस्तानी अदीब के लिए दिला दो यार, लॉबिंग से दिला दो। मैं कहता हूँ कि कुछ अदीबों का मैं समझता हूँ कि उनका काम इंटरनेशनल मेयार का हो सकता है, पाकिस्तानी अदीबों का, मगर उनका नाम लिए बगैर मैं कहूँगा उर्दू ज़बान के भले के लिए मेरी ख्वाहिश है कि हमें कुछ अवार्ड वगैरह मिल जाए ताकि ज़बान को थोड़ा पुश मिले। अच्छा, ये तो सारी हो गई पुरानी बातें। अब आपने कहा आपकी किताब आने वाली है, तो जो पाकिस्तान का जो अदबी मंजरनामा है, या यहाँ जो हमने हिस्टोरिकली देखा, या जो आप अभी बदलती हुई सूरत हाल में देख रहे हैं, AI आ गया और कॉपीराइट का वैसे ही कुछ नहीं था, लोग खुद ही अपनी किताब छपवाते हैं और ख़ुद ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो कोई होप है क्या रीडर वीवर में कन्वर्ट हो रहा है और किताब का कोई फ्यूचर नहीं है? ये पूरा मंजरनामा कैसे देखते हैं? अच्छा, मुख्तसरन मैं ये कहूँगा कि दुनिया भर में ये वाक़यात हुए कि जो लिटरेचर है वो जो जदीद टेक्नोलॉजी आई उससे हम आहंग हुआ। जैसे ई बुक्स आ गई, फिर यूट्यूब आया, और इस तरह की, मतलब एक नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ आते हैं, आके चले जाते हैं, कोई रुक जाता है, जैसे यूट्यूब रुक गया, फेसबुक रुक गया। तो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे जो भी लिटरेचर से मुतालिक कंटेंट था वो टेक्नोलॉजी से हम आहंग होने लगा। ऑडियो बुक्स बनी, बुक्स समरीज बनी, उनको मतलब फ़िल्म की शक्ल दी गई, दुनिया में तो फ़िल्मों की शक्ल दी जाती है किताबों को, और मुख्तलिफ़ तरीके से डिवाइसेस पे वो पढ़ने के लिए दस्तयाब होने लगी। अब तो ये भी है कि आपकी डिवाइस पे आप उसे पढ़ना नहीं चाहते तो उसे सुन सकते हैं, आपका सिस्टम उसे खुद ही पढ़ देगा। प्रॉब्लम ये हुई कि उर्दू लिटरेचर के अंदर, या कम से कम पाकिस्तान में, ये वाक़या उस तेज़ी से रूनुमा नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था। वो ट्रांसफॉर्मेशन वैसे नहीं हुई जैसे हो जानी चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ क्या चीज़ मौजूद है आप मुझसे बेहतर जानते हैं, हमारे यहाँ PDF वर्जन मौजूद है, हम उसी को ई बुक समझते हैं। वो भी एक स्कैटर्ड है ना, आप उसको ये नहीं कह सकते कि कोई सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है या किसी स्ट्रक्चर्ड वे में किसी सरकारी सतह पर वो काम हो रहा है। बिल्कुल। हाँ, अब तो जो हम लोगों ने जो काम किया बेसिकली अदीब ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से, वो हमारी कोशिश अल्टीमेटली यही है कि जी इसको एक सेल्फ पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करें, दैट कैन प्रमोट, मतलब उससे ये है कि लिखने वालों को कुछ हौसला अफजाई हो सकती है। वरना जो प्रिंटेड किताबें, अच्छा ये भी एक बहस है जो कि अक्सर हम फेस करते हैं, तो हम यही बात कहते हैं कि डिजिटल किताब जो है वो प्रिंटेड किताब के अगेंस्ट नहीं है, उसके ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि उसको कॉम्प्लीमेंट करती है कि आपकी किताब अगर ज़्यादा पढ़ी जाएगी तो हो सकता है फिर उतने ही ज़्यादा आपको हार्ड कॉपीज़ के ऑर्डर मौसूल हों। तो आप भी इसको ऐसे ही देखते हैं? देखें, ये जो डिजिटल किताब है वो कोई झंझट तो नहीं है ना, कोई इख्तलाफ नहीं है। अगर किताब हार्ड कॉपी में छप रही है तो छपे, सॉफ्ट कॉपी में दस्तयाब है तो हो, ऑडियो बुक की सूरत मिल रही है तब भी ठीक है, कोई समरी बना के डाला है तब भी कोई मजाका नहीं है, क्योंकि रीडर ये सोचता है कि शायद इससे मेरी किताब का चर्चा ही हो रहा है। और अगर कोई ग्राफिक्स की सूरत उसे नरेट करे एनिमेशन के साथ तो क्या ही बात है, कोई फिल्म बना रहा है तो वाह वाह सुभान अल्लाह। तो भाई ये किताब है, जितनी तरीके से प्रमोट हो इतना अच्छा है। लोग कहते हैं किताब की तकरीब रुनमाई रखो, मैं कहता हूँ चाय के होटल पे जहाँ 4 लोग मिले और एक किताब पे बात करें वहाँ उस किताब की तकरीब रुनमाई हो गई। तो भाई जितने तरीके से आप किताब प्रमोट कर सकते हो हर प्लेटफॉर्म पर दुनिया के लिए, और टिकटॉक पे भी किताब पे रिव्यूज़ आप डाल दें। हालांकि टिकटॉक बिल्कुल ही एक अलग चीज़ है, मैंने उसके खिलाफ लिखा भी था कि पाकिस्तान के मामले में ये एक नासूर है, ये कैंसर की सूरत इख्तियार कर चुका है। हाँ, बहरहाल तो भाई किताब जैसे भी प्रमोट होती है आप उसे करते रहें, बार बार करें। मैं कहता हूँ 2 साल पुरानी आई हुई किताब की तकरीबन रुनमाई रख लें, क्या मसला है। लोग कहते हैं जी रिव्यू हम 3 महीने पुरानी किताब का नहीं लिखेंगे। भाई क्यों नहीं लिखेंगे? अगर आपने नहीं लिखा तो लिख दें, इसमें क्या मसला है यार। राइटर को थोड़ी जगह दो भाई। बात ये राइटर कौन है, अब देखिए मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक राइटर नहीं हूँ। तो राइटर को मैं देखता हूँ कि वो शख्स जो है वो 9 to 5 जॉब करता है, अपनी फैमिली को देखता है, अपने बीमार वालिदैन को देखता है, बिजली चली जाती है, पानी नहीं आ रहा, गैस नहीं आ रहा, इन सब के बाद वो आपके लिए नॉवेल लिखता है।
तो ये जो फुल टाइम राइटर का या सेलिब्रिटी राइटर का जो तस्वुर था वो पाकिस्तान में तो मेरे पाकिस्तान ख्याल में तो है सिर्फ ही नहीं। इंतजार साहब और तारड़ साहब के अलावा तो शायद ऐसी कोई मिसाल हमें नहीं बल्कि मिलती। इवन हम तारड़ साहब को भी देखें तो उन्होंने भी थ्रू आउट अपने टेलीविजन कैरियर किए तारड़ साहब ने। टेलीविजन भी किया और उसके बाद बिल्कुल भाई, दीगर इंतजार साहब प्रोग्राम्स। और तारड़ साहब हैं जिन्होंने कुली तौर पे लिखा, लेकिन तारड़ साहब ने टेलीविजन भी किया। तो इसके अलावा तो हमें ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं। ये हुआ कि लिखारी कहीं ना कहीं किसी अच्छे इदारे में, ऑक्सफोर्ड में या किसी मीडिया हाउस में वाबस्ता हो गए, उनके साथ लगे रहे, उनके साथ काम किया, वहाँ बेहतरी का काम किया, जिससे शकील अदीज़ादा साहब ने किया। तो बहुत कम मिसालें हैं ऐसी, और आगे भी कोई ऐसी मिसाल दिखाई नहीं। तो अगर ये मंजरनामा है कि आपको एक तरह से अदब को सरवाइव करने के लिए हम अडॉप्ट भी नहीं कर पा रहे, तो फिर हम कैसे इस बात की उम्मीद रखें कि फ्यूचर में कोई बड़ा अदब हमारे यहाँ से तख्लीक हो सकता है? देखिए, बड़ा अदब तो बुरे हालात में भी तख्लीक हो जाता है। जंग के ज़मानों में भी बड़ा अदब आ सकता है, वबा के ज़मानों में बड़ा अदब आ जाता है, कसमापोसी के ज़मानों में और गुर्बत के ज़मानों में भी बड़ा अदब आ सकता है। बात ये कि बड़ा अदब तो आ गया, अब उसे आगे कैसे लेके जाना है, यहाँ बैरियर है। आज का ज़माना और अब से 60 साल पहले के ज़माने में कुछ फ़र्क है। अब आपको चीज़ों को आगे लेके जाना होगा, कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। अब आपको मीडियम्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। भाई, आपका अदब दुनिया के सामने नहीं पहुँच रहा। हमारी अदबी अशराफिया ये कहती है, और वो दुरुस्त भी होंगे, कि हमारे अदब में वो जान नहीं है। लेकिन हमारे सीनियर अदीब हैं, मेरे मोहसिन भी हैं, इखलाक अहमद साहब, वो कहते हैं कि मैं ये कहता हूँ कि हमारे अदब का तर्जुमा होने दीजिए, उसे जाने दें। वो कमतर है, वो खुद ही ढह जाएगा। वो पलड़े में जब उसे तोलेंगे तो कह देंगे हल्का निकला, हटा देंगे, मगर उसे जाने तो दें। अब वो जाएगा कैसे? लोग कहते हैं हुकूमतों के करने का काम है। यकीनी तौर पे ये फ़र्द के करने का काम नहीं है, आप और मैं नहीं कर सकते। आप और मैं ज़्यादा हो सकता है आप यूरोप में रहते हो। डॉक्टर उमर मेमन साहब ने कुछ लोगों की चीज़ों का, तख्लीक़ात का अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया, और वहाँ जो इदारे थे उन तक वो चीज़ें पहुँचाईं, वहाँ उनका चर्चा भी हुआ। तो कोई शख्स वहाँ मौजूद था, ये एक आदमी ने किया ना। इस तरह के काम हुकूमत पाकिस्तान को ख़ुद करने होंगे। वो इंतखाब करें उर्दू के 10 बड़े नावल, उर्दू के 10 बड़े अफसानवी मजमूए, उनका ढंग का तर्जुमा करवाएं। ऐसे ट्रांसलेटर्स हायर ना करें जो अहद जदीद का जो मुहावरा है उससे वाकफियत ना रखती हों। ऐसे लाएं जो यूरोप और अमेरिका में जो अंग्रेज़ी का मुहावरा है उसे जानते हों, तर्जुमा करवाएं, और बाद में अपने जो सफारत खाने हैं उन्हें इस्तेमाल करें, उन रिसोर्स को इस्तेमाल करें। और जो मगरिब में मौजूद मार्केटिंग फर्म्स हैं ना, अब मार्केटिंग का ज़माना है, यहाँ बैठ के तर्जुमा करवा के तकरीब करने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने सफारत खानों को वहाँ मुतहरिक करना पड़ेगा। वहाँ के जो ओपिनियन लीडर्स हैं, वहाँ के जो ट्विटर पे जो लोग मौजूद हैं, फेसबुक पे मौजूद हैं, जो यूट्यूब पे मौजूद हैं, उन तक वो किताब पहुँचानी होगी। जो बुक रिव्यूज़ करते हैं, वहाँ की जराइद में वो किताब पहुँचानी होगी। और वहाँ की मार्केटिंग फर्म्स को भी पकड़ना होगा कि भैया हम तो ये काम अनाड़ी है नहीं जानते, तो तुम खिलाड़ी हो तो तुम करो। अच्छा, ये तो उर्दू का तर्जुमा दीगर ज़ुबानों में हो गया। जो दुनिया भर में जो अदब तख्लीक हो रहा है या जिस किस्म की भी किताबें लिखी जा रही हैं, उनका भी तो उर्दू में आना उतना ही ज़रूरी है। आपने कहा कि जो आलमी अदब है वो हम तक कैसे पहुँचेगा। उर्दू में अब तक जो आलमी अदब हम तक पहुँचा है वो नेक, मुखलिस, मेहनती लोगों के ज़रिए पहुँचा, जिन्होंने बग़ैर सिले की ख्वाहिश रखे या इस ख्वाहिश के तहत कि उन्हें कुछ मुआवजा मिलेगा, अपने ज़ौक़ सलीम की तस्कीन के लिए, उर्दू अदब के फ़रोग़ के लिए नेक नीयती से तर्जुमे किए। और ये तराजुम का सिलसिला तो वहाँ से शुरू हो जाता है जब सोवियत यूनियन ने ये फ़ैसला किया कि उसका अदब दुनिया भर में जाएगा। तो विदेशी ज़बानों का निशाद घर मास्को, वहाँ बैठ के उर्दू अदीबों ने, ज़ोए अंसारी ने, हबीबुर रहमान साहब ने जो रशियन क्लासिक्स थे उनके तर्जुमे किए। जो आपको याद है उस ज़माने में वो नस्ख में एक ख़ास तरह का फ़ॉन्ट होता था, उसमें मिलते थे। लेकिन उसी ज़माने में पाकिस्तान में आप देखें हसन अस्करी साहब तर्जुमे कर रहे हैं, और क्या शानदार तर्जुमे किए, उर्दू के मोहसिन हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो ताहिर सत्तार साहब का भी जिक्र हम कर रहे थे कुछ देर पहले, तो उन्होंने बड़े शानदार काम किया, बहुत ही काबिल तारीफ़ काम है, काबिल फ़ख्र काम है। डॉक्टर उमर मेमन ने एक ख़ास ज़माने में लातीनी अमरीकी अदब से हमें मुतारिफ़ करवाया, और पे दर पे तर्जुमे किए और अपने ख़ास उसलूब में किए। उनका तो तर्जुमे का अंदाज़ ही अलग था। हाँ, ये भी अहम बात होती है कि तर्जुमा कैसा किया गया। ये जिनके मैंने नाम लिए ये तो मास्टर्स हैं। यानी कि अगर अस्करी साहब ने मोबी टिक का तर्जुमा किया तो भाई वो कैसे कर लिया उन्होंने। सलीमुर रहमान साहब का जो तर्जुमे सवेरा के एडिटर हैं, और मतलब उन्हें तो एक असतीदी शख्स की शोहरत हासिल है, उन्होंने बहुत म्यारी तर्जुमे किए। फिर उसके बाद की नस्ल में आप देखें कि अजमल कमाल साहब हैं, आसिफ फ़रूखी साहब हैं, और अभी भी लोग तवातुर से तर्जुमा कर रहे हैं, बहुत अच्छा तर्जुमा कर रहे हैं। डॉक्टर उमर मेमन का तो जिक्र आया कि लैटिन अमेरिकन लिटरेचर हम तक वो लाए, और हमारे मोहसिन हैं। शौकत नवाज़ नियाज़ी साहब के तर्जुमे इस वक्त आ रहे हैं। अभी उनकी जो किताब है हालिया ड्यून का तर्जुमा उन्होंने किया है फ्रैंक हर्बर्ट की,
और जिस पे फिल्म भी बनी है अभी। डैनी विल्नव की फिल्म है ड्यून 1, ड्यून 2 अभी रिलीज़ हुई है, तो वो चर्चा में है, तो बहुत अच्छा तर्जुमा है। मैं वो बस ख़त्म करने को हूँ, आपके पास आने से पहले उससे पढ़ रहा था। और याकूब साहब हैं, याकूब यावर साहब, याकूब यावर साहब, जी इंडिया में बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। तवातु से तर्जुमे हाँ किए, मुसलसल तर्जुमे किए, अगाथा क्रिस्टी का तर्जुमा किया, वो तो डॉक्टर। अपने आप को डेडिकेट कर चुके हाँ हैं हाँ, और तराजुम के मुसलसल लिए, जी बिल्कुल, वक्फ कर दिया ना। पॉपुलर लिटरेचर का भी कर हाँ रहे हैं, संजीदा हाँ। लिटरेचर का भी कर रहे हैं। इनाम नदीम साहब हैं, हमारे दोस्त हैं कराची में, वो बहुत अच्छे तराजुम कर रहे हैं। अभी मार्केज़ का जो ताज़ा नावल, आखिरी नावल, उन्होंने उसे तर्जुमा किया है जो शाया हुआ है जहलम बुक कॉर्नर से। इस तरह डॉक्टर नदीम इकबाल साहब हैं और बहुत संजीदा काम कर रहे हैं, आज में उनके तराजिम शाये होते हैं। तो आप इन तमाम लोगों को देखें तो ये खुलूस के साथ तर्जुमा करें। इनमें एक साहब का नाम बिलखुसूस मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ, वो हैं शाहिद हमीद साहब। शाहिद हमीद साहब ने जितना काम किया वो इदारों के करने का काम था। बुनियादी तौर पर तो अस्करी साहब ने भी जो काम किया, जो उमर मेमन ने काम किया, वो सब इदारों के करने के काम थे। ये एक आदमी ने कैसे कर लिए? और अगर एक आदमी कर सकता है तो आप 10 अफराद पे मुश्तमिल इदारा बनाएं तो वो उससे 10 गुना ज़्यादा काम करेगा। तो शाहिद हमीद साहब ने क्या नहीं किया? हमें वॉर एंड पीस शाहिद हमीद ने दी, हमें ब्रदर करमजूफ शाहिद हमीद ने दी, बूढ़ा और समंदर हमें शाहिद हमीद देते हैं। इसी तरह सूफ़ी की दुनिया, वो हमें उनके ज़रिए मिला, और भी उनका बहुत मेयारी काम है। तो काबिल तारीफ़ काम किया। हमारे ट्रांसलेटर्स ने, शायद मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमारे ट्रांसलेटर्स ने शायद हमारे तख्लीक़कारों से थोड़ा एक कदम आगे बढ़ के ज़्यादा तवज्जो के साथ काम किया, और वो काबिल तारीफ़ है। अच्छा इकबाल साहब, ये बताएं कि सियासत के हवाले से या कराची के मसाइल के हवाले से, बल्कि आपका जो एक नॉवेल है गर्द का तूफ़ान, तो गर्द का तूफ़ान जो है उस, बल्कि इस दोनों नॉवेल्स के मजमूए का जो आपने इंतिसाब है वो कराची के नाम किया है, कि जो एक दिन अपनी खाक से दोबारा जी उठेगा। तो कराची का जो, वैसे तो हर बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी के मुनफरिद मसाइल होते हैं, लेकिन कराची के मुकदमे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कराची दुनिया का मतलब इन मानों में तो खुशकिस्मत तरीन शहर हो सकता है कि यहाँ मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले बसते हैं। यहाँ मिजाजन लोग मेहनत कश हैं और लोगों से मिलना पसंद करते हैं, एक दूसरे के कल्चर का एहतराम करते हैं, एक दूसरे के मज़ाहिब का एहतराम करते थे एक ज़माने में जब यहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, तब तो वो नहीं है मामला। तो बंदरगाह आपके पास है, आपके पास ऐसा मौसम है जो ना बहुत सर्द है, गर्म तो अब हमारी वजह से हो गया, एक ज़माने में तो ऐसा नहीं था 70s में या 60s में। तो कराची कुछ वजूहात की बिना पे बहुत खुशकिस्मत है, कुछ वजूहात की बिना पे बहुत बदकिस्मत है। इसने जितना खून देखा बहुत कम शहरों ने देखा होगा, इसने जितना खौफ देखा बहुत कम लोगों ने, बहुत कम शहरों ने, ख़ित्तों ने देखा होगा। इस पर जितनी लाशें गिरी हैं उसका मुवाजना नहीं हो सकता। इसको सियासतदानों ने, हुक्मरानों ने जिस तरह नोचा खसोटा है, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। इसके आवाम को जितना दबाया गया और जितना कर्ब उन्होंने सहा, उसको बयान नहीं किया जा सकता। और मैंने इस शहर में इतना कुछ देखा है, और उस ज़ाविये से देखा है कि शायद मेरे बहुत से दोस्त इस वजह से कि वो उन इलाकों में नहीं थे जहाँ ये वाक़यात रूनुमा होते थे, जहाँ गरीब बसते थे, मेहनत कश बसते थे, तो वो शायद वो बहुत सी चीज़ें नहीं देख सके जिनको देखने का मुझे तजुर्बा हुआ। तो बहुत तलख़ी है, बहुत कर्ब है। जब तिकोन की चौथी जहत आया था तो उसके अंदर मैंने ये कहा था, ये उम्मीद ज़ाहिर की थी कि ये एक दिन अपनी राख से जी उठेगा। मगर अब जब मैं अपने अफ़सानवी मजमूए पे काम कर रहा हूँ तो मैं इंतिसाब जो मैंने किया है वो मैंने मौत के नाम किया है, और मैंने ये लिखा है कि ये मौत जिसकी सरसराहट मुझे कराची की रगों में महसूस होती है। तो अब अच्छा। मेरे पास कराची के लिए बहुत ज़्यादा होप्स नहीं है। मुझे कराची में कोई बेहतरी का इम्कान नज़र नहीं आता। कोई मौजज़ा हो गया तो हो गया, वरना बस ऐसी है जिस तरह हम हैं, तो वो सांस ले रहे हैं। कौन से अवामिल, या मतलब बहुत सारे लोग ज़ाहिर है इसके ज़िम्मेदार हैं, और लोगों ने भी बहुत सारी जमातों पर ट्रस्ट किया लेकिन उन्होंने डिलीवर नहीं किया। तो आपके नज़दीक कौन से वो बुनियादी अवामिल या की फैक्टर्स हो सकते हैं जो इस शहर की तबाही का सबब बने? देखें, मेरे एक दोस्त ने एक बार मुझसे कहा कि यार तुम्हारा मसला ये है कि जो उर्दू बोलने वाले दोस्त हैं, हल्का है, वो भी तुम्हारे ख़िलाफ़ है। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ डिलीवर नहीं कर सकी। उन्होंने जो वादे किए, जो तहरीक को लेके वो खड़ी हुई, इन्होंने जो हमें यकीन दिलाया, वो पूरा नहीं हुआ। और हमारे यहाँ कल्ट बने, उर्दू बोलने वालों की बात करूँगा, उर्दू बोलने वालों की जो सियासत थी वहाँ कल्ट बने, और जो तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई, डिलीवर नहीं हो सके। बहुत से मिथ थे, पढ़ी लिखी क़यादत एक मिथ था, वो हमने बाद में जब
मिथ टूटा तो सबको नज़र आ गया, हर चीज़ नज़र आई। कुछ चीज़ें पहले भी दिखाई दे रही थी लेकिन हम देखना नहीं चाहते थे। तो उर्दू बोलने वालों को अगर किसी को अपने मसाइल का जिम्मेदार ठहराना है तो पहले तो अपनी क़यादत से ही उन्हें पूछना चाहिए कि भाई हम तो आपके वोटर हैं, तो पहले तो हम आपसे सवाल करेंगे। फिर कराची का एक मसला रहा बहुत गंभीर, जो शायद लाहौर को दरपेश उस तरह ना हो या किसी और शहर को ना हो, कि यहाँ मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले बसते थे और यहाँ दौलत की इतनी रेल पैल, मतलब वो एक ख़ास तबके तक तो है, लेकिन जिस तरह शहर अमीर होते हैं, शहरों के पास दौलत, लोगों के पास दौलत आती है, ऐसा नहीं है। आबादी बहुत ज़्यादा है, बढ़ती आबादी इसका मसला है, गुर्बत इसका मसला है, पॉलिटिकल विल नहीं है। MQM पे भी जिम्मेदारी आती है, पीपल्स पार्टी पे भी जिम्मेदारी आती है, बल्कि मैं कहता हूँ कि नून लीग पे भी जिम्मेदारी आती है। तो नून लीग 4 बार इक़्तिदार में आ चुकी है, तो उसने कराची के लिए मैं क्या किया? मतलब क्या आप पूरे मुल्क के मियाँ साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे? क्या शहबाज शरीफ साहब पूरे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नहीं है? ठीक है, फिर आपका एक वोट बैंक विफाक नहीं, और सूबे की चपकलिश बीच में आ जाती है। नहीं चपकलिश नहीं, आपको तो किरदार अदा करना चाहिए। इतना ताकतवर हैवी मैंडेट लेके मियाँ साहब आते हैं, हम कराची वाले तो नहीं उन्हें निकालते ना सर, हम तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते, हम तो हाशिए पे हैं। तो आप हम पे नज़र करम करें, मैं तो यह वफाक से ये कहूँगा। और सबसे ही हमें मायूसी मिली स्टेट से भी, पॉलिटिकल पार्टीज से भी, सिस्टम से भी। और अगेन गुर्बत बहुत है, बेरोज़गारी बहुत है, एतमाद की हम में कमी है। तो हालात तो मुझे कुछ बेहतर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, कोई मुझे होप दिखाई नहीं देती। सारे कल्ट, हमारे सारे बुत एक एक करके टूट चुके हैं और आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। मेरे लिए तो नहीं है। हो सकता है मैं कनूतियत पसंद हूँ, पैसिमिस्ट हूँ, जो ऑप्टिमिस्ट हैं मैं कहूँगा मेरी रहनुमाई करें। तो महाजिर कौमियत पे आप यकीन रखते हैं? देखिए, जिस ज़माने में हमारे अजदाद ने माइग्रेट किया, तो माइग्रेशन हमारे ब्लड में है। तो इंतज़ार साहब ने कहा कि जो मुसलमानों का जो कल्चर है उसमें एक सिंबल है हिजरत, तो वो हिजरत हमने की, हम यहाँ के बसे, हमें ये बहुत अजीज़ है। मैं आपको बताऊँ कि हमारे अजदाद ने जब हिजरत की थी तो वो कराची आके आबाद नहीं हुए, वो सक्खर गए। सक्खर में एक छोटा सा कस्बा कह लें, उस ज़माने में गांव होगा, पनवाकिल, वहाँ जाके उन्होंने रिहाइश इख्तियार की। मेरे दादा मास्टर मुबीन वहाँ जो स्कूल था उसके मास्टर थे, और मेरे ताया प्रोफेसर यासीन शेख जो जामिया मिलिया कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्रिंसिपल की हैसियत से रिटायर हुए, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने भी अपना सफ़र वहीं से शुरू किया, मेरे वालिदैन ने, सब ने। और हम में से बहुत से की पैदाइश उसी घर में हुई। तो हमने सिंधी उर्दू बोलने वालों को साथ साथ आगे बढ़ते हुए देखा, घुल मिल के एक दूसरे के त्योहारों में, त्यौहार तो सबके यकसा ही होते हैं, मतलब त्योहारों में एक दूसरे की खुशियों में, एक दूसरे के गमों में साथ साथ आगे बढ़ते हुए देखा। लैंग्वेज का बैरियर, लैंग्वेज का वो फ़र्क नहीं होता ज़मीन पर, लेकिन जब सियासत दाखिल होती है तो ये फ़र्क पैदा होता है। और इसको इसी तनाजुर में देख सकते हैं आप कि जैसे हम कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान कई सौ साल एक साथ रहे और को एग्जिस्ट किया, लेकिन जब सियासत आई तो फिर वो पार्टीशन तक बात पहुंची। और वही चीज़ आप यहाँ पे देखें कि पार्टीशन के बाद इवन 70s तक भी, 80s तक भी सब मिलकर ही रहते थे, लेकिन जब उसने एक डिफरेंट रंग इख्तियार किया और फिर उसके ऊपर एक समझ लें उसको मज़हब से गैल्वनाइज्ड भी कर दिया, तो फिर वो बात कहीं की कहीं निकल गई। असल में बात ये है कि महाजिर का जो लफ्ज़ है, अब ये बहुत सारे हमारे यहाँ लाहासिल मुबाहिस हैं। कोई कहता है जी महाजिर था तो अब तक महाजिर क्यों है, महाजिर तो उनका तो कोई ज़मीन नहीं होती। तो मैं ज़ाती तौर पे अपने लिए महाजिर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, और मैं उसकी हौसला अफजाई नहीं करता, क्योंकि मेरे दोस्तों को मुझसे इस पर इख्तलाफ होगा। मैं कहता हूँ लैंग्वेज की वजह से पंजाबी बोलने वाला पंजाबी है तो सिंधी बोलने वाला सिंधी है, तो आप उर्दू बोलते हो तो उर्दू भी कर लो, उर्दू स्पीकिंग कर लो। मैं अपने लिए उर्दू स्पीकिंग का लफ्ज़ ही उसको मेरा भी तरजीह देता मौक़िफ़ वैसे यही है कि अगर मैं बहैसियत मुसलमान किसी फ़िरके से अपने आप को एसोसिएट नहीं करता और मैं कहता हूँ मैं मुसलमान हूँ, तो इसी तरह से बहैसियत ज़ुबान भी मैं किसी से अगर लिंक नहीं करता तो मैं कहता हूँ मैं पाकिस्तानी हूँ। हाँ, नहीं बिल्कुल, असल में ये तो हमारी शनाख्त जो है ना, उसका फ़ैसला तो हमें ही करना है। लेकिन ये मसला तो मौजूद है ना, महाजिर तो मौजूद हैं। मैं ये कहता हूँ कि मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, महाजिर नहीं हूँ। हाँ, ये मेरा मसला है, लेकिन अब ये लोग तो हो मौजूद हैं, अब क्या करें? इस वक्त कराची के अंदर जो उर्दू बोलने वाले हैं वो बहुत ही बहरानी कैफियत का शिकार हैं। बहरानी कैफियत का शिकार वो इसलिए है कि उनके पास कोई क़यादत नहीं है। MQM पाकिस्तान ये कह सकती है कि हम वो क़यादत हैं, लेकिन क्या वो क़यादत के तौर पे उभर सके, मैं नहीं जानता। इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लोग जानते हैं। उर्दू बोलने वालों के पास कोई क़यादत नहीं है। क़यादत का ना होना बहुत नुकसानदेह है, सियासी क़यादत का। ये वाली क़यादत नहीं है जो आपको मंजिल के पार ले जाएगी या किसी ऐसे शहर ले जाएगी जिसका वादा किया गया था, जो शुरू में महाजरों ने इस तरह के तसव्वुरात बांधे जो कि गलत थे। हाँ, लेकिन इकबाल भाई, अगर आप सियासी क़यादत की भी बात करें तो जो क़यादत किसी एक तासुब पे बुनियाद करेगी उसका क्या मुस्तक़बिल होगा?
अब ये तो बहस है कि कभी कहा कि जी हम महाजिर हैं, एम फॉर महाजिर है, एम फॉर मुत्तहदा है, ये तो बहस चलती रहेगी। बात ये कि अभी अभी इनके पास कोई भी क़यादत नहीं है, किसी भी तरह की क़यादत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी समझना चाहिए कि ये गैप है, अगर अच्छे तरीके से इसे फिल किया जाए, ये पढ़े लिखे जो तबका है जो मुलाजमतें कर रहा है, ये अगर आपका वोटर बन सकता है तो उससे वोटर बनाएं। अगर पीपल्स पार्टी को लगता है कि ये पॉसिबल है, पीपल्स पार्टी आ गया है और जमातें आ गया हैं। सिर्फ जमात इस्लामी ने कोशिश की अपने तौर पे। जमात इस्लामी से इख्तिलाफ के बावजूद, चूँकि मैं उस नज़रिए का नहीं हूँ, मैं उनकी काफ़ी चीज़ों को सराहता हूँ। कराची के लिए हाफिज़ नईम साहब ने आवाज़ उठाई, कुछ लोगों का ख्याल है कि उसमें गैप्स थे, कुछ चीज़ों पे लोगों का एतराज़ था, जो कि होगा, हर चीज़ पे एतराज़ होता है, मगर सही है हाफिज़ साहब ने आवाज़ तो बुलंद की, हमें तो कराची की आवाज़ सुनाई नहीं देती। हाँ, और लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया, उन्हें वोट भी पड़ा। और मेरे ख्याल से वही उनकी मकबूलियत है जब उनको अमीर के ओहदे तक भी उनको कहा मौका मिला है कि मज़ीद एक बड़े प्लेटफॉर्म से इम्पैक्ट करने का। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, उम्मीद पे दुनिया। लेकिन ये कि मतलब कराची जो है ना, उसके पास उम्मीद बहुत कम है। चलें टॉपिक चेंज करते हैं, सियासत तो बहुत एक संजीदा बात हो जाती है। फ़िल्म का आपका जो, जैसे आपने कहा कि शौक़ था देखने का, और फिर आप एज अ क्रिटिक बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे इन रहते हैं, और स्पेशली चलें नॉर्मली आप पाकिस्तान की या हिंदुस्तानी फ़िल्मों की तो बात करते हैं, लेकिन आपने साउथ की फ़िल्मों पे भी बहुत ज़्यादा, और आपकी इंस्पिरेशन साउथ से जो है वो कमला हसन हैं, और बॉलीवुड से शाहरुख खान को आप बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं। तो फ़िल्म के मंजरनामे को, वही बात है, पाकिस्तान में अगर अदब का एक तरह से उस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, तो फ़िल्म तो उससे ज़्यादा भी, जैसे आपने कहा, परफॉर्मिंग आर्ट तो मज़ीद ज़्यादा उस तअस्सुब का शिकार बने। तो अब आगे क्या है, कुछ उम्मीद है इस सिलसिले में भी? देखिए, पाकिस्तानी सिनेमा जो था वो भुट्टो साहब के ज़माने तक तो जैसे तैसे था, और उसने कुछ जगह लोगों को हैरान भी किया। आपका काम इंडिया भी गया, उसका चर्चा हुआ, और चाइना में भी कहते हैं कि आपकी फ़िल्म रिलीज़ हुई, यूरोप तक भी आप पहुँचे होंगे। लेकिन जब भुट्टो साहब का दौर चला गया, माशाल्लाह लग गया, तब फिल्म्स बनी, लेकिन उनका मिजाज बदलना शुरू हो गया। और सुल्तान राही साहब का उरूज था, फिर कुछ ऐसे पंजाबी फिल्में रहीं, फिर एक ज़माना आया था, ये जब कुछ ऐसे जमहूरियत को दोबारा मौका मिलता है ना, तो ये 95, 96, 97, 98, 99 तक का, मुशर्रफ साहब की आमद तक, उस ज़माने में कुछ अच्छी फ़िल्में बनी। अच्छी फ़िल्मों से मुराद ये कि ऐसी फ़िल्में जिनमें मौज़ूआत थे, यानी सईद नूर साहब भी कुछ दुपट्टा जल रहा है बना लें, संगीता निकाह बना रही हैं, शान आ चुके थे, जावेद शेख फिल्म बना रहे थे। जावेद शेख साहब की फ़िल्म में हर दूसरी फिल्म में थोड़ा सा कलर और बेहतर हो जाता था, थोड़ी टेक्नोलॉजी और बेहतर हो जाती, थोड़ा बजट और बढ़ जाता था, उम्मीद और बढ़ती थी हमारी। और फिर सज्जाद अली ने फिल्म बनाई लारी अड्डा, तो मतलब कुछ ना कुछ हो रहा था। लेकिन फिर सईद नूर साहब ने एक फ़िल्म बनाई जो कि उन्हें बनानी चाहिए, उनका हक था, उन्होंने फ़िल्म बनाई चूड़ियाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि चूड़ियाँ फिल्म के बाद जो उर्दू सिनेमा धीरे 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 आगे बढ़ रहा था, उस पर ज़र्ब लगी और दोबारा से पंजाबी सिनेमा की वापसी हुई, और उसके बाद फिर हम कभी भी उभर नहीं सके। फिर शोएब मंसूर साहब की फ़िल्में आती हैं, फिल्में बनी, लेकिन उससे सिनेमा रिवाइव नहीं हो सका। ये बिलाल लाशारी की फिल्म, मतलब पाकिस्तान के सिनेमा में इन हालात में आपने मौला जट बनाई, क्या फ़िल्म है, शानदार, काबिल तारीफ़, और उसने यूरोप में, अमेरिका में, दुबई में जहाँ लगी, उसने हिंदुस्तानी फिल्मों का मुकाबला किया, बहुतों से आगे निकल गई। और अगर ये इंडिया में रिलीज़ होती तो आप देखते कि इसका हैरान कुन बिजनेस होता है। इंडिया ने नहीं किया। यहाँ इंडिया जो है ना, अब की बार, हमेशा हम कसूरवार होते हैं, लेकिन अब की बार इंडिया कसूरवार है। और मैंने काफ़ी सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ देखी कि इसकी पॉपुलैरिटी को डिस्करेज किया गया। नहीं, लेकिन आप कर नहीं सकते, आप इसको बड़े पर्दे पे लगाएं, बस आप बैठ के देखें। आप कहीं पे मौला जट को लगा लें और फिर आप उसका रिजल्ट देखें, क्योंकि मौला जट में वो सारे एलिमेंट्स थे जो एक बड़ी फिल्म में होते हैं। कुछ जगह सिर्फ क्लाइमैक्स, मुझे लगा कि क्लाइमैक्स में थोड़ा सा जल्दी बिलाल ने ख़त्म कर दिया, लेकिन ओवरऑल बहुत बड़ी फिल्म थी, डिज़र्व करती थी जो पजीराई इसको मिली, जो बिज़नेस इसको मिला। और अगर ये इंडिया जाती और बिज़नेस करती, इन हालात में आप मौला जट बना सकते हो, इन हालात में आप तीफ़ा इन ट्रबल बना सकते हो, तो आपको सिनेमा को रिवाइव करना होगा। करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको फिल्म इंडस्ट्री और सिनेमा इंडस्ट्री को अलग अलग समझना होगा। फिल्म बनाने वाले लोग अलग हैं, लेकिन उनको चलाने के लिए सिनेमाज होने चाहिए। आपके पास सिनेमाज नहीं है, आपके पास स्क्रीन्स नहीं है, उन स्क्रीन्स की तादाद को बढ़ाएं, तो यहाँ जो लोग हैं उनका हौसला बढ़ेगा कि यार स्क्रीन्स हैं, फिल्म में बना रहा हूँ 10 करोड़ की, तो मैं रिकवर कर सकता हूँ।
अच्छा, यहाँ पे तो देखें सब एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत भी होती है और सबके अपने अपने ज़ाहिर सिनेमा ओनर का अपना मफाद है। अभी रिसेंटली जैसे कि वो चिक्कड़ फिल्म मेरे भाई ने रिलीज़ की, तो उसमें भी ये चीज़ सामने आई कि जी सिनेमा तो वही दिखाएगा जिस पे कि लोग आएंगे, और लोगों में वो कल्चर अभी डेवलप नहीं हो रहा। तो ये जो OTT प्लेटफॉर्म और जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की आप बात करें कि इन कोलैबोरेशन विद समवन आपने उसको यूट्यूब पे रिलीज़ कर दिया, तो ये भी तो एक आपके लिए क्या कहना चाहिए कि ओपन प्लेटफॉर्म्स है ना, कि जिस पर आप अपने फ़न का इजहार कर सकते हैं, या अगर आपने मूवी बनाई। देखिए, दुनिया तो बदल रही है। दुनिया बदलती हुई दुनिया के अंदर जो भी आपके पास अपने फ़न के इज़हार का मौका है उससे बढ़ता जाएगा। अब लोग मौसीक़ार जो हैं वो कम बजट की वीडियोस बना के डाल देते हैं। अब आपको ख़बर नहीं होती कि कहानी सुनो कैसे यूट्यूब पे एक सेंसेशन बन जाएगा, हिंदुस्तान तक उसका चर्चा होगा, कैसे ताहिर शाह वायरल हो जाएंगे। मतलब ये भी तो यूट्यूब ही का मतलब वसीले हुआ ना। तो प्लेटफॉर्म्स तो आ रहे हैं, लेकिन सिनेमा के, पाकिस्तानी सिनेमा के लिए अगर हमारे पास स्क्रीन्स बढ़ेंगी, सिनेमास बनेंगे, तो फिल्म बनाने वालों को ये मोटिवेशन मिलेगी कि यार चलो 10 करोड़ ला के देखते हैं, हो सकता है हम कुछ रिकवर कर लें। और फिर वही बात कि अगर आप फिल्म के ज़रिए से कोई बेहतरी लाना चाह रहे हैं, कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, तो जिससे किताब जब तक कोई पढ़ेगा नहीं तो कैसे बात पहुंचेगी, इस तरह से फिल्म जब तक कोई देखेगा नहीं वो कल्चर तो डेवलप कैसे होगा, बात कल्चर पहुंचेगी। डेवलप होगा। वो देखें, एक ज़माने में वो कल्चर बनना शुरू हुआ था। ये वो ज़माना था जब आपके यहाँ इंडियन फिल्म्स लगती थी। इंडियन फिल्म्स के अंदर ये कुव्वत है पाकिस्तानियों के लिए कि वो उन्हें खींच के लाएंगी सिनेमा घरों में और नए सिनेमास को भी जन्म देंगी। तो जब इंडियन फिल्म लगेगी तो लोग ऑडियंस देखने वाले सिनेमा आएंगे और वहीं पे कहीं आप पाकिस्तानी फिल्म भी चलाएंगे। अब आप देखें कि तीफा एंड ट्रबल भी उसी ज़माने में आई थी, नामालूम अफराद भी उसी ज़माने में आई थी, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी भी उस ज़माने में आई थी, और कुछ और फिल्म। शुएब मंसूर साहब ने 1-2 फिल्में बहुत हाँ, अच्छी बनाई हैं, बिल्कुल। वो तो मतलब वो ज़माना था जब बिल्कुल खामोशी, सन्नाटा, दूर दूर तक रोशनी का कोई नहीं, वो ज़माने की फिल्म्स थी। लेकिन ये जब अभी की मैं बात कर रहा हूँ, जब इंडियन फिल्म्स रिलीज़ हो रही थी, तो उसी ज़माने में आपकी पाकिस्तानी फिल्म्स बनी जो कि ब्लॉकबस्टर रहीं। तो स्क्रीन्स बढ़ेंगी जब इंडियन फिल्म्स आएंगी। इंडियन फिल्म्स हमारे यहाँ आना आपको पता है कि पॉलिटिकल मसला है, और हमसे ज़्यादा अब की बार कसूरवार जो है मोदी सरकार है। अब तो वहाँ पूरा एक पैराडाइम हाँ, शिफ्ट। अब की बार हम कसूरवार नहीं है, क्योंकि हम तो उनकी फिल्म्स लगाना चाहते हैं। वो उनकी तरफ से जो जबर है, उनकी तरफ से शिद्दत है, उसकी वजह से हम महदूद हैं। बहरहाल, लेकिन अब हमें फैसला करना होगा कि चलें, वहाँ तो जबर है, अब हम क्या करें। तो हमें एक कदम आगे बढ़ना होगा। अच्छा, हम बॉलीवुड की बात कर रहे थे, तो दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, तो ये भी जो एक सुपरस्टार का एवोल्यूशन होता था, अब आप देख रहे हैं कि मज़ीद ये आगे चलेगा नए मंजरनामे में, या ये बस इट वाज द लास्ट। ये शाहरुख खान साहब ने एक बयान दिया था कि मैं सितारों में आखिरी सितारा हूँ, यानी कि मैं इस जनरेशन का आखिरी सुपरस्टार हूँ, अब कोई सुपरस्टार नहीं आएगा। तो बहुत से लोग कहते हैं ये ठीक है। लोग ये कहते हैं कि जनाब बात ये है कि अब अटेंशन स्पैम जो है वो इतना मुख्तसर हो गया कि लोग 15 सेकंड की रील्स देखते हैं, लोगों की यादाश्त महदूद हो गई। लोग नए सुपरस्टार्स जो आएंगे वो एक ड्रामे का सुपरस्टार, एक फिल्म का सुपरस्टार होता है, तो उसे भुला दिया जाएगा। तो शाहरुख खान साहब वो आखिरी थे, ये खान्स वो आखिरी थे जो सुपरस्टार के दर्जे पे फाइज हुए। कुछ लोग इस बात को दुरुस्त समझते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि आज भी जो सिनेमा का कल्चर है वो इतना तब्दील नहीं हुआ। सिनेमा ने बहुत सर्वाइव किया है, बहुत। जंग अज़ीम अव्वल, जंग अज़ीम दोम, कोरोना वायरस और 10 तरह के मसाइल, वो आज भी सर्वाइव कर रहा है, वो नए स्टार्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब आप देखें कि आज हम 2024 में मौजूद हैं। 2014 में एक फिल्म आई थी बाहुबली, राजामौली की, उसने एक एक्टर को जिसे कोई नहीं जानता था उसे सुपरस्टार बना दिया। और आज 2024 तक गो के उसने सिर्फ फ्लॉप फिल्म्स दी हैं, एक फिल्म के अलावा, प्रभास की बात कर रहा हूँ, उसका स्टारडम कायम है। और 2018 में एक फिल्म आई थी KGF, बहुत कम बजट की फिल्म थी, उसने एक शख्स को स्टार बना दिया, उसका स्टारडम अब तक कायम है। तो ये बात कहना कि अब स्टार्स नहीं आएंगे, शायद उनको इस तरह की तवज्जो ना मिले, शायद उनकी पज़िराई का तरीका कुछ और हो, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हों, टिकटॉक फॉलोअर्स हों। लेकिन अभी तक जो हम देख रहे हैं, यूरोप में भी, अमेरिका में भी, यूरोप से मुराद ये कि बहरहाल हॉलीवुड की बात करूँ, हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों जगह स्टार्स इमर्ज हो रहे हैं और अभी तक वो सस्टेन कर रहे हैं। हाँ, बॉलीवुड का मसला ये है कि क्या बॉलीवुड अपने स्टार्स प्रोड्यूस करेगा या बाहर से आने वाले उसके मैदान पे कब्जा करेंगे। तो यहाँ इनके पास अपने स्टार्स अब बनना बंद हो गए हैं। इनके पास जो आखिरी स्टार था वो रणबीर कपूर था, है सुपरस्टार है, लेकिन अब इनके जो स्टार्स हैं वो बाहर से आ रहे हैं। अब वो अल्लू अर्जुन है जो तेलुगु सिनेमा से आ रहा है, रामचरण है, आपका क्या कहते हैं NTR जूनियर है, प्रभास है, यश है, ये सारे स्टार्स इनके पास तेलुगु, तमिल,
सिनेमा से आ रहे हैं, इनके अपने स्टार्स बनना फिलहाल बंद हो गए। वहाँ तो एक पूरा एक क्या इकोसिस्टम है, बड़े बड़े एक्टिंग स्कूल्स हैं, सब कुछ है, तो क्या वजह हो सकती है कि दूसरी जगहों से आ रहे हैं और वहाँ अपने। बॉलीवुड एक ख़ास ज़माने के अंदर जब उस पर ज़रब लगी, वो संभल नहीं सका। उसने ऐसी फिल्म्स बनाई जो ऑडियंस को सिनेमा घरों में लाने की कुव्वत नहीं रखती थी। एक ज़माना ऐसा आया बॉलीवुड के ऊपर कोरोना वायरस से पहले या 2023 से पहले, जब ये लगने लगा था कि बॉलीवुड अब कम बैक नहीं कर सकेगा। उसके सिनेमा घर साउथ से आने वाली फिल्मों को, अच्छा साउथ का मतलब सिर्फ तमिल सिनेमा नहीं है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ सिनेमा, वहाँ से आने वाली फिल्म्स ही अब इनके सिनेमा घरों को भर रही थी। उसकी मिसाल क्या है? सबसे बड़ी हिट हिंदी सर्किट में बाहुबली थी, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी हिट KGF थी। ये फिल्म्स तो बाहर से आई थी। ये फिल्म्स वो थी जो हिंदी में बनी ही नहीं, सिर्फ डब फिल्म्स थी। आपकी अपनी फिल्में क्या कर रही हैं? आपकी फिल्में पै दर पे फ्लॉप हो रही थी। तो हिंदी सिनेमा पे एक हद तक 2023 से पहले तक साउथ का जो था वो कब्ज़ा हो चुका था, कब्ज़ा उन्होंने कर लिया था। लकीली 2023 शाहरुख खान के लिए अच्छा साल साबित हुआ। उन्होंने कमबैक किया, पठान आई, जवान आई, फिर गदर आ गई, एनिमल आ गई, तो बॉलीवुड ने कुछ कमबैक किया। कुछ शाहरुख खान को आप ख़ास तौर से बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, तो उसकी क्या वजह है? नहीं, ये शाहरुख खान का मसला ये है कि देखें, लोग ग्लोरीफाई करते हैं या लोग भक्त होते हैं इमरान खान के। लोग इमरान खान के भक्त हैं, जो वो कहते हैं उसे सच मानते हैं, उनकी गलत को भी दुरुस्त समझते हैं। लोग भक्त हैं रजनीकांत के कि वो इस उम्र में ऐश्वर्या राय के साथ हीरो आ रहे हैं, तो लोग कहते हैं हाँ हीरो तो यही है। लोग भक्त हैं आप कह सकते हैं आमिर खान के, कि आमिर खान को लोग कहते हैं कि ये मिस्टर परफेक्ट हैं, ये परफेक्शनिस्ट हैं, मगर यही परफेक्शनिस्ट हम देखते हैं कि ठग ऑफ हिंदुस्तान जैसी फिल्म भी कर रहा है, धूम 3 जैसी फिल्म कर रहा है, गजनी जैसी फिल्म कर रहा है, मेला जैसी फिल्म कर रहा है। तो परफेक्शनिज्म कहाँ पे है? इसी तरह भाई को हम कह सकते हैं कि लोग वो कल्ट थे, लोग उनके भक्त थे। शाहरुख खान का मामला मेरा ये है कि मेरी उससे एक वाबस्तगी है, एक उनसियत है, लेकिन मैं उसे क्रिटिसाइज़ करता हूँ। जैसे मैंने हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे कहा, आपके प्लेटफॉर्म पे भी कहूँगा कि शाहरुख खान ने जो फिल्म बनाई ज़ीरो, वो एक बुरी फिल्म थी। वो डिज़र्व करती थी कि वो नाकाम हुई। उसको देख के मेरा पैसा ज़ाया हुआ। वो फिल्म मैंने सिनेमा में देखी थी। उसने फिल्म बनाई फ़ैन, उसका इख्तिताम बहुत ही मायूस कुन था। फ़ैन के अंदर पहला हाफ फिर भी बेहतर था। तो मुझे दुख हुआ कि मैं अपनी फैमिली को फिल्म दिखाने क्यों ले गया, मेरे इतने पैसे ज़ाया हुए। हरी मेट सजल मैंने सिनेमा में देखी थी। वो ज़माना था जब इंडियन फिल्म्स यहाँ आती थी। तो हमने अपने पैसे बर्बाद किए, हमने अपना वक्त बर्बाद किया। शाहरुख खान की फिल्में बुरी फिल्में थी, तो जो उसकी बुरी फिल्में हैं उनको मैंने हमेशा क्रिटिसाइज़ किया, उसके अच्छे काम को सराहा। मैं समझता हूँ कि 2010 के बाद, रब ने बना दी जोड़ी के बाद, उसने कुछ गलत डिसीजंस लिए और उन्हें हमें क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। वो ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हुए। यकीनी तौर पे वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। लोग कहते हैं कि जी बिजनेसमैन भी बहुत बड़े हैं, स्टार भी बहुत बड़े हैं, लेकिन कभी कभार आपके अंदर का जो फनकार होता है वो बिजनेसमैन पर गालिब आ जाता है। तो वो बिजनेसमैन को कहता है कि तू खामोश हो जा, मैं यही करूँगा। तो इनके गलत डिसीजन में एक डिसीजन तो ये था कि इन्होंने अपनी फिल्मों के क्लैश पे एग्री किया। इनकी फिल्म थी जैसे हैप्पी न्यू ईयर के बाद इन्होंने जो ढंग का काम किया, अच्छा काम किया, वो था रईस, राहुल ढोलकिया के साथ। लेकिन रईस की रिलीज़ को इन्होंने काबिल के साथ कर दिया, यानी कि ऋतिक रोशन जैसे स्टार की फिल्म के साथ। तो इससे दोनों फिल्मों का नुकसान हुआ और बहुत नेगेटिविटी का जन्म हुआ। फिल्म के साथ पॉजिटिविटी आती है, खुशी आती है। ये दो फिल्म्स थी, दो स्टार्स की, आपने गलत रिलीज़ डेट में उन्हें फंसा दिया, नेगेटिविटी का जन्म हुआ, फिल्म के बिजनेस पे असर पड़ा। इसी तरह इन्होंने फिल्म बनाई दिलवाले, उसे इन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म के साथ उसका क्लैश करवाया, गलत फैसला था, उसका खुमियाजा तो भुगतना पड़ा। वो फिल्म तो बिल्कुल ही नेगेटिव में चली गई, यानी दूसरी फिल्म का बिजनेस आपसे आगे हो गया। एक इनका गलती ये थी, और दूसरी गलती इनकी ये थी कि ये VFX के इश्क में मुब्तला हो गए। ये बहुत बड़ा इन्होंने काम किया कि VFX स्टूडियो बनाया और एक फिल्म बनाई रावण। वो रावण तो ठीक थी कि चलो आप पहली बार बना रहे थे, आपने स्टूडियो बनाया इंडियंस के लिए, लेकिन ये उसके इश्क में मुब्तला हो गया और फिर ये नहीं समझ सके। इनके अंदर के बिजनेसमैन तो ये बहुत बड़े हैं, इनके अंदर के स्टार ये समझ नहीं सका, फनकार ये समझ नहीं सका कि जो ऑडियंस है, जब आप उसे कहते हो कि मेरी फिल्म में VFX का बहुत शानदार मुजाहरा होगा, तो वो ये तवक्को नहीं करती कि आप बौने दिखाई दोगे, और वो ये तवक्को नहीं करती कि आप यंग दिखाई दोगे। वो तवक्को करती है कि आप एवेंजर्स बनाओगे, वो तवक्को करती है आप बाहुबली बनाओगे, वो तवक्को करती है कि कोई सहरा, अजीमुशान सहरा होगा, खला होगा। स्पेस वॉर, मतलब स्टार वॉर्स लोग देख चुके हैं। तो शाहरुख खान ने ये बहुत बड़ी गलती की थी, फ़ैन और ज़ीरो, और उस पर इतना VFX लगाना। तो ये मैं उससे हमेशा क्रिटिसाइज़ करता हूँ। मैंने ज़ीरो की रिलीज़ से पहले कहा था कि जो चीज़ बौना बनना अप्पू राजा में 1987 में कमल सर कर चुके हैं बगैर VFX के, वो आप अगर आप आज कर रहे हो तो आप मुझे कैसे मुतासिर करोगे। तो मैंने उसे क्रिटिसाइज़ ज़रूर किया, हमेशा करता हूँ।
एक चीज़ है कि पहले मैं सोचता था कि मैं उसका फ़ैन हूँ, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि 2018 के बाद मैंने लिखा था कि इसका कैरियर ख़त्म हो चुका है। मैंने कहा था अब ये कमबैक नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। ज़ीरो का जो मेरा रिव्यू था, मैंने कहा था कि ये वो फिल्म है जो शाहरुख खान का कैरियर ख़त्म कर सकती है। तो मैं ये कहता रहा हूँ, मेरे दोस्त बल्कि मुझसे कहते हैं कि हाँ साहब आप तो कहते थे खान्स का दौर ख़त्म हो गया, तो वो खान्स तो अभी भी हैं। तो मैं कहता हूँ वो एक ही बाकी है ना, बाकी दो तो अभी सर्वाइव नहीं, मतलब मुश्किल में। आखिरी हिचकी है। हाँ, तो मैंने ये कहा था कि खान्स का दौर ख़त्म हो गया, तो मैं कभी भी उसका भक्त नहीं रहा। हाँ, मैं उसे पसंद करता हूँ, उससे उनसियत रखता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी स्ट्रगल से कुछ सीखा है। मैं ये देखता हूँ कि वो लोअर मिडिल क्लास का था, तो मैं खुद को लोअर मिडिल क्लास में पाता हूँ। मैं देखता हूँ कि उसने बेरोज़गारी देखी होगी, हमने भी बेरोज़गारी देखी है। उसने मुश्किलात अपने हिस्से की बर्दाश्त की, हमने अपने हिस्से की बर्दाश्त की। उसे अपने हिस्से की सक्सेस मिली, हमें अपने हिस्से की सक्सेस मिली। वो भी गुड लुकिंग नहीं है, मैं भी गुड लुकिंग नहीं हूँ। तो इस तरह मैं उससे रिलेट करता हूँ। और जब उसकी नाकामियों में मैंने उससे ख़ुद को ज़्यादा अटैच महसूस किया। ज़ीरो की रिलीज़ के बाद जब वो खामोश हो गया, जब उसके बेटे को गिरफ़्तार किया गया, तब मुझे लगा कि हाँ मतलब मेरी उससे उनसियत का एक उनसा था। बट बुरा काम तो बुरा काम ही है। मैं ये कहता हूँ कि डंकी अगरचा हिट थी, लेकिन ऐसी फिल्म शाहरुख खान को दोबारा नहीं करनी चाहिए। ये बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ी। ये सिर्फ अभी 2023 अच्छा था, सितारे अच्छे थे, डंकी चल गई। आइंदा अगर आप अगले 2 साल में ऐसी फिल्म आप दोबारा करोगे, फ्लॉप होगी। अच्छा इकबाल साहब, इस पे तो हमने काफ़ी अच्छी मज़ेदार गुफ्तगू कर ली। अब ये देखने वाले बताएंगे अपने कमेंट करके कि इसमें उनकी क्या राय है। जो कुछ आपने शाहरुख खान के हवाले से एक्सप्लेन किया, मुझे भी बताएं कि क्या ज़ीरो अच्छी फिल्म है। मैं तो नहीं समझता कि ज़ीरो अच्छी फिल्म है, या फ़ैन अच्छी फिल्म है, या हरी मेट सजल अच्छी फिल्म थी, बस रईस थी थोड़ी बहुत। अच्छा, अब इकबाल साहब हमारा एक सेगमेंट है, वही रैपिड फायर टाइप का सेगमेंट है, और इसमें मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा। आपका प्रेफर्ड ऑप्शन कौन सा है, और आपने बड़ा क्विकली उसको बताना है कि वो ऑप्शन क्यों है। ठीक है? सत्यजीत रे बमुकाबला महबूब खान। अच्छा, सत्यजीत रे और महबूब खान से मुतालिक मैंने कुछ अर्से पहले गुफ्तगू भी की थी। सत्यजीत रे मेरे ख्याल में बैन-अक़वामी सतह पे जो हिंदुस्तानी हिदायतकार हैं उनमें सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम, सबसे ज़्यादा असर पजीरी जिनकी है वो सत्यजीत रे की है। लेकिन अगर आप बात करते हैं इंडियन सिनेमा की, तो इंडियन सिनेमा में जिसका सिक्का चला, जिसकी सिनेमा को फॉलो किया गया, वो महबूब खान है। चाहे से यानी उन्होंने तो 1952 में जैसी ब्लॉकबस्टर बना दी थी, और 1957 में वो मदर इंडिया बना दी। तो सत्यजीत रे का जो सिनेमा था, पैरेलल सिनेमा, काबिल एहतराम है। अब वो सिनेमा शायद उस तरह नहीं बन रहा, अब वो मूवमेंट नहीं रही, लेकिन महबूब खान के सिनेमा के असरात अब भी मौजूद हैं। साउथ सिनेमा बमुकाबला हिंदी सिनेमा। देखिए, हमने तो सारी ज़िंदगी हिंदी सिनेमा देखा, लेकिन जब हमने साउथ सिनेमा देखा तो हमने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है। साउथ सिनेमा में 2 इंतहाएँ हैं। यहाँ मसाला फिल्म्स भी बन रही हैं, जिनका एक्शन मतलब मज़े का खेस है, लेकिन इनके यहाँ फ़नकाराना फिल्म्स भी बनती हैं, और अब उनका मिलाप हमें सामने आ रहा है। तो साउथ सिनेमा कुछ अर्से पहले तक तो डोमिनेट कर रहा था, मगर 2023 में थोड़ा सा हिंदी सिनेमा ने कमबैक किया है। लेकिन मैं दोनों को ही देखता हूँ, दोनों को एंजॉय करता हूँ। हिंदी सिनेमा हम ज़्यादा देखते हैं, मगर साउथ से मुझे बहुत उम्मीदें हैं। उनके हिदायतकारों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। अमिताभ बच्चन बमुकाबला रजनीकांत। अमिताभ बच्चन जैसा अदाकार तो पैदा ही नहीं हुआ। अमिताभ बच्चन जैसा स्टार तो कोई हो ही नहीं सकता। मतलब आप देखें कि आप सही है, शाहरुख खान की फॉलोइंग बच्चन साहब से बहुत ज़्यादा है। शाहरुख खान की फॉलोइंग तो कहते हैं टॉम क्रूज से भी ज़्यादा है, लेकिन आप बच्चन साहब के सामने क्या शाहरुख खान को खड़ा करेंगे? बच्चन साहब का तो कद ही कुछ और है। लेकिन बच्चन साहब का जो स्टारडम है वो ख़त्म हुआ जब वो 58 ईयर्स के थे, जब उन्होंने मोहब्बतें की। अब वो मज़ीद हीरो नहीं रहे। अब मसला यह है कि जब बच्चन साहब सुपरस्टार थे, क्या रजनीकांत उस वक्त सुपरस्टार थे? जवाब है हाँ। जब बच्चन साहब सुपरस्टार थे तो क्या कमल हसन सुपरस्टार थे? जवाब है हाँ। क्या आज कमल हसन और रजनीकांत सुपरस्टार हैं? अब बच्चे से पूछ लें, वो कहेगा हाँ। अभी मैंने पढ़ा शाहरुख खान से ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं रजनीकांत साहब। तो इनके स्टारडम की जो उम्र है, मैं ये कहता हूँ रजनीकांत का कोई मवाज़ना नहीं है बच्चन साहब से। बच्चन साहब जैसा तो कोई भी नहीं है, लेकिन स्टारडम की उम्र के हिसाब से रजनीकांत एक यूनिक एग्जाम्पल है। शायद जापान में या चाइना में ऐसे स्टार्स रहे हों, इंडिया में ऐसा कोई भी नहीं है, और खान्स भी इतना लंबा सर्वाइव नहीं कर सकते जितना रजनीकांत कर गया। तो ये एक काबिलियत है, अनोखी काबिलियत है। आमिर खान बमुकाबला शाहरुख खान। अच्छा, इस सवाल का जवाब जो है रैपिड फायर में नहीं हो सकता, ये थोड़ा सा तवील है। ठीक है, अगर आप मुझे वक्त इनायत करें। देखें, आमिर खान और शाहरुख खान का मवाजना हमेशा होता है, क्योंकि सबका ये मानना है कि सलमान खान जो है वो उस तरह का एक्टर नहीं है, तो कंपैरिजन इनमें आता है। मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी अशराफिया है और पाकिस्तानी जो अदीब हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनकी तरजीह आमिर खान है। मगर वो तरजीह क्यों है? चलें इसको थोड़ा सा मैं मुख्तसर करता हूँ, बात तवील है। हम कंपैरिजन कर लेते हैं स्ट्रक्चर्स बना के। एक है ऑफ स्टेज यानी कि जब आप
किसी अवार्ड शो में बैठे हुए हो, या आप किसी प्रोग्राम के एंकर हो, या आप लोगों से मिल रहे हो, शाहरुख खान और आमिर खान दोनों खुद को इंटेलेक्चुअल के तौर पे जाहिर करते हैं जब ये ऑफ स्क्रीन होता है। अभी स्क्रीन की बात नहीं कर रहे, ऑफ स्क्रीन ये कहते हैं कि हम ज़हीन लोग हैं, इस तरह खुद को दर्शाते हैं, पेश करते हैं, और ये हैं भी। अब शाहरुख खान का जो इजहार का पैटर्न है वो है एक्सट्रोवर्ट, और वो क्या कह सकते हैं, वो एतमाद के टूल को, मिज़ाह के टूल को इस्तेमाल करता है, यानी वो बोल के अपनी ज़ात का इजहार करता है जिसमें मिज़ाह भी होता है। आमिर खान खामोश रहना पसंद करते हैं और इंट्रोवर्ट खुद को जाहिर करते हैं। अगर आप सरफेस से देखें, यानी डीप स्ट्रक्चर में ना जाए, ऊपर से देखें, तो आप कहें यार एक शख्स जो है खामोश है और धीमे लहजे में बात कर रहा है, और एक शख्स जो है वो लतीफ़े सुना रहा है और लाउड है और ख़ुद को बहुत एक्सप्रेस कर रहा है, तो इनमें ज़हीन कौन होगा? तो सरफेस से देख के हमें लगता है कि वो जो खामोश है वो ज़हीन होगा। ज़हनी ये दोनों हैं, लेकिन दोनों का चूँकि इजहार का तरीका मुख्तलिफ है, और जब हम ऊपर से देखते हैं तो ऑफ स्क्रीन हमें आमिर खान ज़्यादा ज़हीन लगते हैं। ज़हीन ये दोनों ही बहुत हैं। मसूद अशर साहब ने शायद लिखा था, या किसी बड़े कॉलम निकाल ने लिखा था, कि जब शाहरुख खान स्टेज पर बात करता है तो ऐसा लगता है, अंग्रेज़ी जब बोलता है तो लगता है कि मुँह से फूल झड़ रहे हैं। तो ये इन्होंने बहुत अच्छी तरह ख़ुद को कैरी किया। ये ऑफ स्क्रीन का मामला हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि फ़िल्मों की चॉइस के मामले में आमिर खान शाहरुख से बेहतर है। ये बात दुरुस्त है। मतलब मैं शाहरुख खान पर क्रिटिसाइज़ करता हूँ, शाहरुख खान ने बुरी फिल्में चुनी, आमिर खान ने अच्छी फिल्में चुनी। शाहरुख खान ने एक बड़ी गलती ये की कि एक ऐसे वक्त में जब उसे विनोद चोपड़ा के कैंप में जाना चाहिए था, वो फराह खान और करण जौहर के साथ फिल्में करता था। मुन्ना भाई भी उसे ऑफ़र होती है, और 3 इडियट्स भी उसे ऑफ़र हुई है, और इन फिल्मों ने ना सिर्फ आमिर खान को बल्कि इंडियन सिनेमा को बदल दिया। तो फिल्मों के इंतखाब में आमिर शाहरुख से बेहतर है। ज़हीन दोनों है, लेकिन जहानत का इजहार जो है वो शायद आमिर का देखने वाले को बेहतर लगता है। दोनों ज़हीन है। स्क्रीन की अगर बात करें तो डायलॉग डिलीवरी के मामले में बच्चन साहब के बाद मैंने जिस शख्स को सबसे ज़्यादा मुतासिर पाया वो शाहरुख खान है। डायलॉग डिलीवरी के मामले में आमिर खान का कंपैरिजन शाहरुख खान से नहीं है। दूसरा मसला ये है कि आमिर खान का चेहरा अल्लाह ताला ने बनाया, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आमिर खान का कद और चेहरा, जैसे लियोनार्डो डिकैप्रियो है, उसके ऊपर एज का असर इतना ज़्यादा दिखाई नहीं देता, लेकिन एज बढ़ती तो है, और हमें ऐसे किरदार भी दरकार होते हैं जिसमें एज का एलिमेंट दिखाई दे। आमिर खान चूँकि बहुत मेहनती है, प्रोफेशनल है, तो वो दंगल जैसी फिल्मों में इस चीज़ को कवर करता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं चेहरे के तासुरात में, एग्रेशन में, जब आपको एग्रेशन दिखाना है, लैक वो करता है। तो वो एक ज़हीन शख्स है, एक्टर वो बहुत बड़ा नहीं है। डायलॉग डिलीवरी की बात हो तो वहाँ शाहरुख खान मुझे उससे आगे दिखाई देता है। मजमूई तौर पे दोनों के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर हम हिंदुस्तानी सिनेमा की बात करें तो 1993 में जब डर रिलीज़ हो गई थी, और उसके बाद 2010 तक तो शाहरुख खान ने ही लीड किया है सिंगल हैंडेडली, कोई उसको हरा नहीं सका। तो इंटरनेशनली शाहरुख खान आगे दिखाई देता है। तो ये कंपैरिजन है, कॉम्प्लिकेटेड है, किसी एक के हक में नहीं। बहुत अच्छा कंपैरिजन किया आपने। गुफ्तगू को मुकम्मल करते हैं। सिर्फ मुझे ये बताइएगा कि फ़नून लतीफ़ा को लेके आज के नौजवान को आप क्या नसीहत करेंगे, क्या फ्लेवर उसकी पर्सनालिटी में ऐड होने चाहिए टू बिकम अ कंपोज्ड पर्सनालिटी? मेरा ख्याल है कि आप ज़रूर फिल्म देखें, अच्छी फिल्में देखें। बहुत से लोग अपनी पसंदीदा फ़िल्मों की फ़हरिस्त शेयर करते हैं, पढ़े लिखे लोग। उस फ़हरिस्त को सामने रखें, उन फिल्मों को देखें, उनसे सीखने की कोशिश करें। अदब पढ़ें, शायरी पढ़ें। अगर आप जॉन इलिया को पढ़ना चाहते हैं, जॉन इलिया को पढ़ें, अनवर शूर को पढ़ें, अल्लामा इकबाल को पढ़ना चाहते हैं, उन्हें पढ़ें। तो अदब ज़रूर पढ़ें और फिल्में देखें। अपने अंदर थोड़ा बर्दाश्त पैदा करें, फ़ौरन रिएक्ट ना करें, थोड़ा सुनने की भी कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, और अपनी शख्सियत को निखारने की ज़रूर कोशिश करें। क्योंकि जब आप शख्सियत को निखारते हैं तो आप तहज़ीब याफ्ता होते हैं। जो ये तहज़ीब अंग्रेज़ हम तक लाए थे, हमारे यहाँ पहले भी थी, मगर खैर वो जो लाए वो उसमें वो सोफिस्टिकेटेड हर चीज़ जो इजाफी थी उसे तराश खराश के आपने स्मूथ कर दिया। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। और सही है, डिकेंस को पढ़ें, टॉलस्टॉय को पढ़ें, इंतज़ार हुसैन को पढ़ें, लेकिन डील कार्नेगी को भी पढ़ें, क्योंकि वो आपको सिखाता है कि कैसे मुश्किल हालात से आप नबद आज़मा हो सकते हैं, कैसे आप लोगों से अच्छी तरह गुफ्तगू कर सकते हैं। तो जीने की कोशिश करें। हालात बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल हालात हैं, तो जैसे तैसे सांस लेते रहें, आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आप लोगों ने सुनी। बिल्कुल अपने कमेंट्स दीजिएगा, राय दीजिएगा। इकबाल खुर्शीद साहब सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, वहाँ पे भी आप इनकी रिकमेंडेड किताबों की, फ़िल्मों की लिस्ट वहाँ पर देख सकते हैं। और इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।